हेलो एवरीवन, इट्स केवल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है हमारा डे 3 बायो की हेरा फेरी का सीरीज का डे 3। और आज हमारा है भाई एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज एक नया टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक, बढ़िया तरीके से दांती तरीके से इसको निपटाने वाले हैं। और चलो शुरू करते हैं, अभी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक एनडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। और अगर कोई बच्चा 11th में बायो लेना चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गौर फरमाए। चलिए, और चलते हैं। तो भाई आज का हमारा जो एपिसोड 3 का टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। हमारे लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने हार्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, और भी जो अटरम शटरम भरा पड़ा है हमारी बॉडी के अंदर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज अपने हार्ट पे, अपने हृदय पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। सबसे पहले जी, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट हम बोलते हैं जब कि लोकल ट्रांसपोर्ट है, ऐसे ट्रांसपोर्ट, वैसे ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या है इसका? इसका साधारण सा मतलब होता है ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी वो चीज जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है मतलब किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ तो सामान है, कुछ ना कुछ तो अटरम शटरम भरा पड़ा है, इतना हमें पता है। उस सामान को एक जगह से बॉडी की दूसरी जगह में लेके जाना, दूसरे हिस्से में लेके जाना, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि जैसे मान लो कोई हार्मोन है, तुम्हारा कोई हार्मोन तुम्हारे खोपड़े से निकला, खोपड़े से तुम्हारा हार्मोन निकला, ब्रेन से हार्मोन निकला, लेकिन उस हार्मोन की जो जरूरत है तुम्हारे पैर में है, तो वो हार्मोन तुम्हारे खोपड़े से तुम्हारे पैर तक जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है? अभी तो पता है क्या जरूरत है, बॉडी में एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाना, जहां उसकी ज्यादा जरूरत है, जहां जोन सा बॉडी पार्ट जिस चीज को मांग रहा है वो चीज उसे हमें टाइम पे प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होगा, और वो सिस्टम कौन सा होगा? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बोले तो ट्रांसपोर्टेशन। इसकी जरूरत क्यों होती है भाई? इसकी जरूरत होती है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, क्योंकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन जानी जरूरी है। कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, ठीक है, उसमें ये सब था। तो हर एक बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, बाकी सब्सटेंस को पहुंचाना, ताकि हमारी हाइट बढ़ सके, बॉडी की मेंटेनेंस हो सके, बॉडी की ग्रोथ हो सके, रिपेयर हो सके, ये सब कुछ हो सके। दूसरा क्या है, हमारी बॉडी में जो गंदगी भरी पड़ी है, गंदगी बोले तो CO2 भरा पड़ा है और वेस्ट मटेरियल भरा पड़ा है, उस सारे के सारे को बॉडी के बाहर फेंकना। चाहे वो यूरिन की फॉर्म में हो, फीकल मैटर की फॉर्म में हो, CO2 गैस की फॉर्म में, चाहे हम स्किन से ऑयल निकलता है वो फॉर्म में हो, वो सब कुछ वेस्ट है। उस सारे वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, बोले तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है। तीसरा क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे ऐसे सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। मान लो जो नंबर 1 पे सेल है उसे नंबर 5 वाले सेल को कुछ चीज पहुंचानी है, तो वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करेगा, क्योंकि वरना अगर वो ऐसे पहुंचाएगा कि पहले से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, फिर पांचवे तक वो चीज जा पाएगी। इससे बढ़िया सेल नंबर 1 क्या करेगा? डायरेक्ट पांचवे सेल को पहुंचा देगा उस सामान को, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ये साधारण से ये इंपॉर्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए, ये फालतू की बकवास लिखी है। चलो, हमें ये तो पता चल गया कि हमें एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बट पहुंचाए कैसे? कौन सा तरीका है वो जिससे करूँ ताकि एक चीज मेरी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सके? उसके लिए हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के तरीके, जैसे हमारे पास हमारी रोड पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, हमारे पास क्या क्या मोड है ट्रांसपोर्टेशन के? हम स्कूटी से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, ट्रक से जा सकते हैं, और प्लेन हो गया, प्लेन से जा सकते हैं, और साइकिल से जा सकते हैं। तो ये अलग अलग मोड है ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, अगर हम अपने रोड सिस्टम इस सब के बारे में बात करें। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है भाई। कोई हमारे हाथ में कोई चीज है, उस हाथ वाली चीज को पैर वाले हिस्से में पहुंचाना है, तो उसके लिए भी तो क्या चाहिए होगा हमें? इसी तरह से कोई वाहन चाहिए होगा, कोई व्हीकल चाहिए होगा। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर 4 प्रकार के व्हीकल होते हैं, जिसकी मदद से बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह
किसी भी केमिकल को पहुंचाया जाता है, किसी भी सामान को पहुंचाया जाता है, सबसे पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन। ये हमारे अंदर काम नहीं करता है। काहे नहीं करता है? क्योंकि ये इतना धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है, इतना धीरे धीरे चलता है कि इसके चक्कर में 3 साल लग जाए अगर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ जाए। तो ये प्रोसेस किस में चलता है? जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये क्रिया होती है। दूसरा तरीका होता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ये डिफ्यूजन की तरह का ही होता है, पर इसमें फर्क है। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, सॉलिड के लिए नहीं होता है। डिफ्यूजन सॉलिड के लिए होता है, लेकिन ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसमें कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाएगी। जैसे डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि अगर मैं धूप बत्ती को कमरे के किसी एक कोने में लगा दूं तो उसकी स्मेल कुछ टाइम के बाद पूरे रूम में फैल जाती है। ये था डिफ्यूजन। जहां धूप बत्ती की मात्रा ज्यादा थी, कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वहां से वो जहां कम थी हवा में वहां तक फैली, इसलिए क्या हुई, वो पूरे रूम में फैल गई, तो वो डिफ्यूजन था। ऑस्मोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, मतलब कि ये बिल्कुल उल्टा होता है डिफ्यूजन का। तो ऑस्मोसिस से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कराया जा सकता है चीजों का हमारी बॉडी के अंदर। ये ट्रांसपोर्टेशन, ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़े होंगे। तीसरा तरीका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एक्टिव मतलब कि बहुत फुर्तीली तरीके से काम करेगा। अब फुर्तीली तरीके से काम करेगा, भाई एनर्जी भी चाहिए होगी इसको। सही बात है, एनर्जी तो इसको चाहिए होगी। तो एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का तरीका जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पर एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी? ऑस्मोसिस में तो नहीं पड़ी, इसमें क्यों पड़ी? क्योंकि ये क्या होता है ना, उल्टा चलता है। उल्टे का मतलब क्या है? ये हमारा, अगर कोई चीज हाई से लो की तरफ जा रही है ना, ये उल्टा है। ये बोलेगा मैं तो लो से हाई जाऊंगा। कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो एक्टिव वाला बोलेगा कोई बात नहीं, पूरी दुनिया को ऊपर से नीचे आने दो, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उल्टा चलता है, इसलिए इसको एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए ये बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, बैल बुद्धि है। इसे क्या है? इसे उल्टा काम करना है। अगर पूरी दुनिया सीधी जा रही है ना, ये उल्टा चलेगा। इसीलिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। चौथा होता है हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट, मतलब ढेर में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी भी चीज को पहुंचाना। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक एंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर किसी चीज का लेना। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल, सेल के अंदर किसी चीज को लेके आना। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब बाहर, एक्सो का मतलब बाहर, और साइटोसिस का मतलब सेल, सेल के बाहर किसी चीज को भेजना। ये सेल के कोई चीज बाहर निकाल देना सेल के अंदर से, उसे क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट होते हैं, या फिर इसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। जब बहुत सारा एक बार में हम किसी सामान को भेज रहे होंगे, उसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इसमें दो कंडीशन होती हैं, या तो किसी भी चीज को सेल के अंदर लिया जाएगा, या किसी चीज को सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा, और ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही आता है। मतलब इन दोनों क्रियाओं में भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? उल्टे हैं बिल्कुल। ठीक है। अब हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, पहले ये पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से पहले बेसिक सी बात हम पढ़ेंगे खून के बारे में। हमारा खून कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। सबसे पहले ये एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब टिश्यू मानो, सिंपल टिश्यू है। ये टिश्यू क्या होता है? जो बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेंगे? टिश्यू बना लेंगे। तो ऐसा ही एक टिश्यू होता है हमारा खून, हमारा ब्लड। बट वो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। टिश्यूज के बारे में क्लास 9 में पूरा चैप्टर है, तो वहां पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो जाओ पढ़ के आओ। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक टाइप ऑफ टिश्यू होता है। ठीक। तो ब्लड, हमारा जो खून है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो टिश्यू है, हमें पता है कि टिश्यू सेल से मिलके बनते हैं, तो इसी तरह से हमारा ब्लड भी क्या है? बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। इसके अंदर क्या क्या होती है? सबसे पहले फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, दूसरा इसके अंदर प्लाज्मा होता है, तीसरा इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो इन तीन चीजों से मिलके हमारा ब्लड बना है। फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब क्या है? लिक्विड पार्ट, सिंपल। इतने बाजो, बस इतना याद रखना। प्लाज्मा का मतलब, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी एक तरह का लिक्विड होता है, लेकिन पीले रंग का होता है। कैसे कलर का होता है? पीले कलर का होता है। और खून का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है।
समझे? अगर किसी के अंदर मान लो 100 ml खून है, मान लो तो बहुत ही कम है, तो उसमें से 55 जो होगा, वो 55 ml क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और बाकी का जो 45 बचता है वो क्या होता है, वो ये होते हैं फोम्ड एलिमेंट्स। फोम्ड एलिमेंट्स मतलब सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब 45% ये होंगे, और 55% क्या होता है, प्लाज्मा। तो ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा बनाता है, और बाकी का जो बचा कुचा पार्ट होगा वो फोम्ड एलिमेंट्स और फ्लूइड मैट्रिक्स मिलके बनाते हैं, मतलब 45%। अब प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा हमें पता है पीले कलर का होता है। इसके अंदर 90 से 92% पानी होता है, और 6 से 8% ही बस प्रोटीन होते हैं। क्या है ये, लिक्विड है और कुछ नहीं है, जिसके अंदर 90%, 90 से 92% पानी है इस प्लाज्मा के अंदर। पी से प्लाज्मा और पी से पानी। तो प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, पानी की है। और उसके बाद जो बचे कुछ 6 से 8% होंगे वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। 6 से 8% प्रोटीन। प्रोटीन में अगर तुमसे वैसे तो नहीं पूछेगा, बट पूछ ले तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये इस तरह के प्रोटीन होते हैं जो इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर कहीं दिख जाए, एमसीक्यू में दिख जाए, तो याद रखना प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन है। प्लाज्मा में हमारे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन दिख जाए, ग्लोब्यूलिन दिख जाए, ये सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं पूछेगा, बट कुछ नहीं पता चलता, टाइम खराब होता है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, मिनरल आयंस देखने को मिलेंगे। कैल्शियम के आयन, मैग्नीशियम के आयन, सोडियम के आयन, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के आयन, ये सारे आयन देखने को मिलेंगे। ठीक, ये एनसीईआरटी में इतने उसमें नहीं है, बट याद रखो भाई, कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में ये तुम्हें देखने को मिलेगा। तो हमारा ब्लड किससे मिलके बना है, तीन चीजों से मिलके बना है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स सिंपल लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा पीले कलर का होगा। 55% हमारे ब्लड का पार्ट होता है, ये मतलब जितना भी खून है उसका 55% उसके अंदर प्लाज्मा अकेला बैठा हुआ है घेर के। 55% हमारे ब्लड की 55% प्रॉपर्टी प्लाज्मा के पास है, समझे? और इस प्लाज्मा के अंदर होता क्या है, 90 से 92%, 90 से 52% कितना होता है, 92, सॉरी, 90 से 92% पानी है। 6 से 8% इसके अंदर एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन है, सिंपल सी बात। और थोड़े बहुत बचे कुचे पॉइंट 0 कुछ परसेंट इसके अंदर ये आयंस प्रेजेंट होते हैं। तीसरा क्या होता है, हमारे ब्लड का तीसरा हिस्सा क्या है, वो होते हैं हमारे सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात, ये रहा सिंपल सी बात है कि ब्लड के अंदर 55% हमारी ब्लड की प्रॉपर्टी प्लाज्मा के पास है, और 45% हमारी जो प्रॉपर्टी है ब्लड की, वो बाकी के जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, इन सबके पास है। बाकी हमारे ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ये तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल फंक्शन में क्या है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। बॉडी के अंदर से जो CO2 और ये सब गंदगी है, इन्हें निकालने का काम ब्लड का होता है। पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुंचाना हो, हार्मोन पहुंचाना हो, जहां जो कुछ भी पहुंचाना है वो सब हमारा खून करता है, सब हमारा ब्लड करता है। बाकी ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसका काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी का फाइटर होता है। फाइटर हमारी फौज होती है, हमारी आर्मी होती है, हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है। तो ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारी बॉडी की आर्मी है, तो हमारी बॉडी को बीमारी से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है। बाकी हमारी बॉडी में प्लेटलेट प्रेजेंट होती हैं, प्लेटलेट ब्लड के अंदर। इन प्लेटलेट का काम क्या होता है, तो जब भी इनका काम होता है क्लोटिंग। क्लोटिंग का मतलब होता है कि अगर तुम्हें कहीं चोट लग जाती है तो तुम क्या देखोगे, 2 मिनट 5 मिनट के बाद जो खून बह रहा था वो खुद ब खुद रुक जाएगा, निकलना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो वो जो खून निकल रहा था वो बंद जो हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, उसी को हम बोलते हैं क्लोटिंग। और वो क्लोटिंग होती है प्लेटलेट की वजह से। किसकी वजह से, प्लेटलेट। तो अगर एक शब्द में तुमसे फंक्शन पूछ ले जाए, जो हमारे खून का 45% प्रॉपर्टी है, बोले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका काम क्या है। आरबीसी का काम क्या होता है, सिंपल रेस्पिरेशन कराना। क्या कराना, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या था भैया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने को तोड़ना। ये कौन कराता है, आरबीसी कराता है। दूसरा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारी बॉडी की आर्मी होती है, फौज होती है, जो हमें किससे बचाती है, बीमारी से। जैसे हमारे बॉर्डर पे कौन खड़े होते हैं, सैनिक खड़े हैं। अ, वो सैनिक क्या करते हैं, हमें उससे बचाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमारी। ठीक है, देश की प्रोटेक्शन करते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो आर्मी है उसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ये हमें बीमारियों से बचा रही है।
हमारी फौज हमें आतंकवादियों से बचा रही है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो फौज है वो हमें किससे बचा रही है? बीमारी से, क्योंकि हमारे लिए वो बीमारी ही आतंकवादी है। हमने क्या है, पहले लेक्चर से मान के चल रखा है कि हमारा जो बॉडी है वो हमारा घर है, हमें इस घर की प्रोटेक्शन करनी है। तो प्रोटेक्शन किससे करेंगे? हम इस घर की बीमारी से प्रोटेक्शन करेंगे। तो बीमारी से बचाने के लिए हमारे खून के अंदर क्या है? WBC। तीसरा होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लोटिंग कराना। ब्लड की क्लोटिंग कराना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर ब्लड की क्लोटिंग नहीं हुई, मतलब खून बहना अगर बंद नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगर तुम्हें हल्की फुल्की भी चोट आई ना, तो तुम्हारी बॉडी से सारा का सारा खून निकल जाएगा और वहीं पे फिर तुम्हारी क्या होगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या है, प्लेटलेट बॉडी में जरूरी होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जब भी तुम्हें शरीर में कहीं भी चोट आए, तुम्हें खून निकले, कुछ टाइम के बाद वो खून का निकलना बंद हो जाए, उसी को बोलते हैं हम क्लोटिंग। तो इसलिए प्लेटलेट की जरूरत होती है। एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई इन तीनों के फंक्शन, वो MCQ में देगा तुम्हें, ठीक है। तो याद रखना, एक एक वर्ड में इनके फंक्शन हमने बता दिए थे। फिर एक टॉपिक आता है हमारा लिम्फ। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बड़ा मुश्किल लगता है सबको, मुझे भी बहुत लगता था। चलो, लिम्फ का दूसरा नाम होता है टिश्यू फ्लूइड। नाम दो क्यों है, इसे समझेंगे। सबसे पहली बात क्या होती है, लिम्फ होता क्या है? लिम्फ तो छोड़ो, सबसे पहले हम टिश्यू फ्लूइड को देखते हैं, ये क्या है। फ्लूइड का मतलब कोई भी लिक्विड पार्ट होता है, और टिश्यू का मतलब क्या होता है? जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज जो है ना, ये कोई लिक्विड है, और ये कुछ हमारे उससे, टिश्यू से और सेल से मिला मतलब जुड़ा हुआ है, लिंक है उससे। तो इससे हम क्या समझते हैं? दोनों शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि कोई तो लिक्विड है जो हमारे टिश्यू से जुड़ा हुआ है, उसका टिश्यू के साथ कुछ तो लेन देन है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे शरीर में जो सेल्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो सेल्स के बीच में जो लिक्विड भरा पड़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड बना कैसे, आया कहाँ से, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बताऊंगी इससे। ये हमारा, ये देखो, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में ये है हमारी आर्टरी। आर्टरी है, ये रेड रेड जो दिख रहा है तो ये आर्टरी है। ये होती है वेन्स, ठीक है। आर्टरी और वेन्स जो आपस में जुड़ी हुई होती है, वो जुड़ी होती है कैपिलरीज की मदद से। ये तीन तरह के हमारे पाइप है, ये मान लो हमारी बॉडी के तीन पाइप है। एक का नाम है आर्टरी, एक का नाम है वेन, और जो इन दोनों पाइप को जोड़ता है उस बीच वाले पाइप का नाम होता है कैपिलरी। कैपिलरीज बोल लो, ठीक है। अब क्या होता है, इधर से तुम्हारा ब्लड आ रहा है, आर्टरी जो है, आर्टरी से ब्लड आया। आर्टरी जो है बड़ी पतली पतला सा पाइप है, बहुत बारीक सा पाइप होता है, ज्यादा चौड़ा पाइप नहीं होता, पतले वाला पाइप होता है बहुत। वेन होता है थोड़ा मोटा पाइप, काफी चौड़ा होता है, मोटा होता है। अब आर्टरी क्या है, पतला पाइप है। अब आर्टरी जो लेके पानी को लेके आ रहा है, पानी मतलब खून, आर्टरी वाले पाइप से जो खून आता है, उस खून के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या होती है ब्लड के अंदर? प्लाज्मा होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? खुद पानी होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सारी की सारी चीजें उस ब्लड के अंदर है, हमारे खून के अंदर है। तो आर्टरी वाले पाइप से खून आया। अब खून क्या है, ऐसे ही जो येलो कलर के छोटे छोटे पाइप है, इनसे पास करता है। लेकिन जब खून इनसे पास करता है ना, खून के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, सोचो क्या था प्लाज्मा? पीले कलर का था, पीले कलर का, जिसके अंदर पानी था और प्रोटीन थे, वो था ना हमारा प्लाज्मा। और कितनी परसेंट प्रॉपर्टी इसने ले रखी थी हमारे ब्लड की? 55% प्रॉपर्टी। तो जब हमारा ब्लड ऐसे बहता है इस वाले पाइप में को, तो उसके अंदर जो प्लाज्मा था ना, वो उस प्लाज्मा जो है ना, वो इस पाइप से लीक कर जाता है, ठीक है। प्रोटीन वगैरह लीक नहीं करते, उस प्लाज्मा के अंदर जो बाकी वो था, प्रोटीन था और जो बड़ा बड़ा सामान था, वो सब तो पाइप में अंदर चला जाएगा। लेकिन जो बारीक बारीक छोटा छोटा सामान था, जैसे कि आयंस थे, मैग्नीशियम वाले आयंस थे, कैल्शियम के आयंस थे, ये सारे आयंस थे, और थोड़ा बहुत जो लिक्विड था इस ब्लड के अंदर से, वो यहाँ पे निकल जाएगा। ये जो डॉट डॉट्स हैं, वो क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा। अब वो जो पार्ट निकला है, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वो जो लीक हुआ है ना, वो जो सामान निकल के आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। तो ये होता है हमारा टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड एक शब्द है, लिम्फ दूसरा शब्द है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हैं। जुड़े कैसे हैं? अब मैंने कहा
एक आर्टरी, एक पाइप ये रहा, दूसरा पाइप ये रहा, ये दोनों पाइप आपस में जुड़े हैं और इन्हें जोड़ता कौन है? एक तीसरा पाइप, जिसका नाम क्या होता है? कैपिलरी होता है। ये तीसरा पाइप इन दोनों पाइप को आपस में जोड़ेगा। अब क्या होता है, जब इधर से खून आ रहा था, खून के अंदर हो गया कुछ डिफेक्ट, खून से कुछ ना कुछ जो खून के अंदर था प्लाज्मा वो निकलना शुरू हो गया, हल्का 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 निकला निकला निकला, निकलने के बाद वो यहाँ क्या हुआ? इकट्ठा हुआ। अब ये बोलता है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा इतना, ये मेरे पास तुमने क्या इकट्ठा कर दिया, इसे बाहर निकालो। इसे बाहर निकालना है हमें। इसे बाहर निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो दो पाइप को जोड़ने वाला तीसरा पाइप था, जिसका नाम क्या था? हमारा कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर छोटी छोटी पाइप्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक पाइप्स होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, वो छोटे छोटे पाइप्स आपस में जुड़ के एक बड़ा पाइप बना लेते हैं। ये सारे के सारे ऐसे आपस में जुड़ेंगे, मतलब छोटे छोटे थे और ऐसे जुड़ के एक बड़ा पाइप बना लेंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जितना भी हमारा प्लाज्मा निकला था या पानी वाला पार्ट निकला था खून के अंदर से, यहाँ इकट्ठा जो हो गया था, ये सारा का सारा इस पाइप के अंदर चला जाता है और सारा का सारा फिर जो हमारा बड़े वाला पाइप था उसके अंदर, मोटा पाइप जो था, वेन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर चला जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ये इसमें जब ये हमारा लिक्विड जो आर्टरी के अंदर से लिक्विड निकला था, जब वो इस कैपिलरी के अंदर जाता है और वेन में पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं हम लिम्फ। तो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड दोनों सेम है, बट दोनों के अंदर फर्क क्या है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर से, आर्टरी के अंदर से लिक्विड पार्ट बाहर निकला था, उस टाइम पे हमने उसे क्या बोला था? हमने उसे टिश्यू फ्लूइड बोलना था। ठीक है। लेकिन जब वही सेम लिक्विड पार्ट कैपिलरी के अंदर घुस जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है। ये लिम्फ कहलाया जाता है। अब ये जो लिम्फ है, ये वापिस से इधर जो मोटे वाला पाइप है वेन, उसके अंदर चला जाए। ठीक है। और फिर आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जहां भी इसकी बॉडी में जरूरत होगी। ये था हमारा सिंपल सा लिम्फ का कंसेप्ट, लिम्फ होता क्या है। अब एक बार ऊपर देखो, क्या है, जब ब्लड क्या कर रहा है? कैपिलरी में फ्लो कर रहा है। ये सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ऐसे फालतू में तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि ब्लड के अंदर से प्लाज्मा लीक हो जाएगा, वो प्लाज्मा लीक होके इकट्ठा हो जाएगा। जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो बॉडी बोलेगी फालतू का झंझट है, इसे हटाओ यहाँ से। तो क्या होता है, जो कैपिलरी है वो बोलते हैं ठीक है, तुम ये मुझे दे दो प्लाज्मा, मैं इसको लेके चली जाती हूँ और मैं इसे तीसरे पाइप में पहुंचा दूंगी। तो जब वो उसके अंदर, पाइप के अंदर एंटर करता है, प्लाज्मा कैपिलरी के अंदर एंटर करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लिम्फ बोलते हैं। और बाद में जाके वो सारा का सारा लिम्फ किसमें घुस जाएगा? वो घुस जाएगा वेन के अंदर। समझ आया? तो ये होता है हमारा इस तरह से लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ये इन दोनों में फर्क है। टिश्यू फ्लूइड क्या था? जब आर्टरी के अंदर वो था तो टिश्यू फ्लूइड कहलाया था, लेकिन जब वो कैपिलरी के अंदर चला जाता है प्लाज्मा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ये देखो, ठीक है। लिम्फ क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड। वो टिश्यू फ्लूइड जब वो लिम्फ वेसल के अंदर एंटर कर जाएगा, लिम्फ वेसल बोले तो कैपिलरी, उसके अंदर जब वो घुस जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ हमारा चार चीजों से मिलके बना होता है। सबसे पहले लिम्फ के अंदर क्या होंगी? डब्ल्यूबीसी होंगी, पानी होगा, सोल्ट होंगे, मतलब आयंस होंगे, लेकिन कोई भी आरबीसी नहीं होती। जितने भी आरबीसी और जो प्रोटीन्स थे हमारे, वो सारे के सारे उस आर्टरी के अंदर ही रह जाते हैं। और जितना भी पतला पतला छोटे छोटे सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी और पानी वाला पार्ट होता है, वो सारा का सारा लीक करके नीचे आ जाता है। ठीक है। जो बड़ा बड़ा पार्ट था जैसे आरबीसी और प्रोटीन्स जो थे, वो सब आर्टरी के अंदर रह जाएंगे। लेकिन जो लिक्विड होगा, लिक्विड वाला पार्ट होगा, वो छेद जो होते हैं ना आर्टरी में, उस पाइप में जो छोटे छोटे छेद थे, उनसे बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के इकट्ठे हो जाएंगे नीचे, उन्हें क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। तो देखो, लिम्फ क्या होता है? बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा होता है, बट फर्क क्या है कि इसके अंदर प्रोटीन नहीं होता और आरबीसी नहीं होती। ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन नहीं होता, सिर्फ इतना याद रखो। लिम्फ के अंदर आरबीसी तो नहीं, आरबीसी तो खैर अलग हो गया। तो लिम्फ में और इसमें अगर कोई तुमसे पूछे प्लाज्मा में फर्क क्या है, इतना फर्क है कि लिम्फ के अंदर प्रोटीन नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है। ओके ओके ओके, बस इतना तुम्हें याद रखना है कि आर्टरी थी, आर्टरी से हमारा ब्लड आया। ब्लड जो है ऐसे पतली पतली ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा था। जब ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा था, इन ट्यूब्स में थे छेद। इन छेद की वजह से जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा था, पानी था और जो डब्ल्यूबीसी थे, वो सारे के सारे निकल के यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और जब वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी बॉडी बोलेगी अरे भाई इसे हटाओ यहाँ से, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये क्या करेंगे? फिर ऐसे इस कैपिलरी के अंदर या लिम्फ वेसल्स के अंदर चले जाएंगे। और लिम्फ वेसल्स के अंदर जब ये पहुंच जाएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोल देंगे। ठीक है। और बाद में ये जाके कहाँ पहुंचेगा? वेन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। और लिम्फ और प्लाज्मा में फर्क क्या होता है कि जो लिम्फ है उसके अंदर सिर्फ पानी पानी होता है और प्रोटीन नहीं होते, और प्लाज्मा के अंदर पानी भी होता है प्लस प्रोटीन भी होता है। अब देखो, अब ये हमारा एक यहाँ आता है ब्लड वेसल्स। तीन तरह की ब्लड वेसल मतलब तीन तरह के पाइप होते हैं बॉडी के अंदर, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इनके बीच में डिफरेंस पूछा ही पूछा जाता है। सिंपल सी बात, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, वेन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट के पास लेके आना, कैपिलरीज बड़ी पतली होती है और ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, इन दोनों को जोड़ के रखती हैं। ठीक है, और जो हमारी आर्टरीज होती है वो कैसा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा वो वाला ब्लड लेके जाती है आर्टरी। वेन लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ? हार्ट के पास। और आर्टरीज लेके जाती है ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से दूर। ठीक है, बाकी कुछ एक्सेप्शन है, एक इसमें पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होती है और वेन के अंदर पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन होती है। ठीक है, बाकी जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज दे आर द साइट ऑफ जहां पे गैस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट इन सब का एक्सचेंज होगा, उस साइट को हम क्या बोलते हैं? अपना कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरी के अंदर कोई भी वेल्व नहीं होती और जो वेन्स होती है उनके अंदर वेव प्रेजेंट होती है। ये हम अभी आगे देखेंगे, बस ये टेबल याद होनी चाहिए, डिफरेंस की टेबल, वो डिफरेंस पूछते हैं। एक हमारा आता है भाई ब्लड ग्रुपिंग का कंसेप्ट। ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ा होगा कि आपका ब्लड ग्रुप कितना है जी, बी पॉजिटिव है जी, ए पॉजिटिव है जी, ए नेगेटिव है जी, ओ पॉजिटिव है। ये है क्या आखिर? ये बला क्या है? इस बला को अब हम समझेंगे। सबसे पहले हमें पता है हमारे शरीर में खून बह रहा है। ठीक है, किसी के में कुछ और बह रहा हो बता दो भाई। मेरे में तो खून बह रहा है। खून बह रहा है, खून के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? अभी पीछे पड़ गया है, प्लाज्मा है जी, और आरबीसी है जी, डब्ल्यूबीसी है जी। ये सारी चीजें हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर जो आरबीसी है ना, ये बड़ा खेल खेलती है। ठीक है, ये बड़ा खेल खेलती है। आरबीसी क्या करती है? आराम से बैठी रहेगी, बिल्कुल चिल पड़ी रहेगी, मस्त बिल्कुल यो यो करेगी अपना। अब क्या होता है ना, कोई भी बाहर से चीज आई, कोई भी अजीब सी चीज आती है, वो क्या करती है? आरबीसी को छेड़ती है। तेरे को तो वही देखती है, तू बहुत आराम से रिलैक्स कर रही है, वो उसको परेशान करती है। आरबीसी हमेशा आराम से रिलैक्स करना चाहती है, पर कोई ना कोई चीज उसको छेड़ती रहेगी, जिसकी वजह से बेचारी को गुस्सा आ जाता है। तो बाहर से कोई भी सामान आएगा, आके आरबीसी के ऊपर चिपक जाएगा, उसे छेड़ेगा। ठीक है, उसे पॉइंट करेगा, उसे चूटी काटेगा, उसे थप्पड़ मारेगा। आरबीसी हो जाती है परेशान। अब आरबीसी हो गई परेशान कि ठीक है भाई, कोई भी बाहर से सामान आ रहा है, मुझे छेड़े जा रहा है, ये थोड़ी ना कुछ बात है, मेरा भी कुछ स्टेटस है, मेरा भी कुछ रुतबा है। तो आरबीसी क्या करेगी? ये जो बाहर से सामान आया, इसका नाम होता है एंटीजन। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो कूड़ा करकट हो, धूल मिट्टी हो, या कोई भी इधर उधर का सेल हो, या कोई भी वायरस घुसी हो, बैक्टीरिया घुसी हो, कुछ भी हो, हर एक चीज को हम क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे, जो भी आरबीसी को छेड़ेगी। आएगी, आके आरबीसी के बिल्कुल सर पे बैठ जाएगी, उसको छेड़ने के लिए बैठेगी। अब आरबीसी को एक लिमिट होती है, बेचारी हो गई परेशान। अब बोली मुझसे ना हो पाएगा, तो आरबीसी ने क्या कर, अब तो मैं कुछ ना कुछ करके रखूंगी। आरबीसी क्या करती है? अपना हथियार तैयार करती है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। आरबीसी ने बना लिया अपना सिक्योरिटी गार्ड कि अब आओ, अब तुम मुझे छेड़ के दिखाओ, मेरा सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें वहीं फोड़ देगा बीच में। तो ये एंटीबॉडी होती है इसका, आरबीसी का सिक्योरिटी गार्ड। जब भी कोई बाहर से सामान आएगा, कुछ भी हो जाए वो, और आरबीसी को छेड़ेगा, आरबीसी बुलाती है, फोन करेगी, सीधा फोन घुमाएगी, तो उसका जो बॉडी गार्ड है वो इसे छेदने के लिए, इसको पीटने के लिए आ जाए, एंटीजन को पीटने के लिए आ जाए। इतनी बात समझ आई? चलो, जब ये आरबीसी का बॉडी गार्ड आता है, एंटीजन को पीटता है और इसको मार देता है कि निकल, अब तू छेड़ के दिखा आरबीसी को। इस तरह से आरबीसी अपने आप को बचाती है। समझ आई इतनी बात? चलो, ये तो था। ठीक है, कैसे कोई बाहर से चीज आ रही है, आरबीसी को छेड़ रही है, और आरबीसी खुद को बचाने के लिए क्या कर रही है? अपना बॉडीगार्ड उसने बुला लिया, फोन करा, अपने हायर कर लिया बॉडीगार्ड, जिसका नाम था एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या करती है? उस बाहर से जो चीज आई उसे थपेड़े मार मार के हिला देगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि बेसिकली मेनली हम ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ, जो मेन है। ठीक है, इनके अंदर भी कैटेगरी होती है, पर कैटेगरी होती है आरएच फैक्टर के बेसिस पे। अब तुम बोलोगे आरएच फैक्टर क्या चीज है? आरएच फैक्टर बेसिकली क्या होता है? आरएच फैक्टर का साधारण सा मतलब होता है एक बहुत ही स्पेशल तरीके का गुंडा, बहुत स्पेशल तरीके का गुंडा जो आके आरबीसी को छेड़ता है। सारे गुंडे एक तरफ
और RH फैक्टर जो गुंडा है वो एकता। ठीक है ना। सारे जो छोटे मोटे बदमाश शैतान हैं जो आरबीसी को छेड़ने आएंगे उन सबको एक तरफ रख लो, और ये जो RH वाला, RH फैक्टर वाला ये जो गुंडा है बड़ा खतरनाक है, ये एक तरफ। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। तो इतने स्पेशल तरीके का ये बदतमीज गुंडा है जो आता है और आरबीसी को छेड़ता है, उसे क्या बोलते हैं हम? RH फैक्टर बोलते हैं। ये RH फैक्टर इतना स्पेशल होता है कि इसने बोल दिया कि ब्लड ग्रुप जो है ना उसका आधा हिस्सा मैं डिसाइड करूंगा। और आरबीसी को, बेचारी छोटी सी आरबीसी, नादान सी आरबीसी, उसे भी इसकी बात माननी पड़ती है, ये ऐसी दादागिरी दिखाता है। तो ये बोलता है कि आधा हिस्सा ब्लड ग्रुप का मैं तय करूंगा। आरबीसी बोलती ठीक है भाई, मुझे तो बस 120 दिन जीना है, कोई बात नहीं, तू तय कर ले। क्या है, अब मैं क्या तुझसे क्या ही लड़ू, मेरा बॉडी गार्ड तो तुझसे नहीं लड़ सकता क्योंकि तू तो बहुत स्ट्रांग है। तो आरबीसी क्या करते हैं, 50-50 पार्टनरशिप इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, 50% तेरा, 50% मेरा। तो ये भी मान गया, वो भी मान गई। ठीक है भैया, चलो 50-50 कर लेते हैं, लेकिन बाकी को बर्दाश्त नहीं कर। बाकी के लिए मैं सिक्योरिटी गार्ड बुला के लाई। इसने बोला तू टेंशन नहीं ले, तू सिक्योरिटी गार्ड बुला, लेकिन मेरे को नहीं छेड़ेगी। आरबीसी ने बोला ठीक है, मेरे सिक्योरिटी गार्ड तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। अब उसी के हिसाब से, RH फैक्टर के हिसाब से, इस वाले गुंडे के हिसाब से 8 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा, इस चीज की जो प्रॉपर्टी थी वो आरबीसी ने RH फैक्टर को दे दी। उसने कहा कि 50% मेरा काम है ये बताना कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है। बाकी का 50% की प्लस आएगा या माइनस आएगा वो तू बताएगा। RH फैक्टर ने बोला ठीक है, मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसी के हिसाब से अब अगर जिसके पास जिस भी आरबीसी के ऊपर ये वाला RH गुंडा प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। और जिस आरबीसी के ऊपर ये RH वाला गुंडा नहीं होगा वो कहलाएगा नेगेटिव। जैसे मान लो मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि मेरे जो आरबीसी है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? RH फैक्टर वाला गुंडा प्रेजेंट है, इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव आया। इतनी बात समझ आई? तो RH फैक्टर सिंपल से बताता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। RH फैक्टर के पास ये प्रॉपर्टी होती है, और आरबीसी के पास ये प्रॉपर्टी होती है ये बताने की कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है। ठीक है। अब ये ए है, बी है, ओ है, ए बी है, ये कैसे पता चलता है? ये जो पता चलता है ये सिंपल सा पता चलता है, किसकी मदद से? एंटीजन, मतलब बाहर से जो गुंडा आया है, और जो हमारी बॉडी का आरबीसी का सिक्योरिटी गार्ड है, एंटीबॉडी, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है हल्की फुल्की सी, और उस लड़ाई की मदद से पता चलता है कि ए आएगा, बी आएगा, ओ आएगा या ए बी आएगा। ये अभी तुम्हारी लेवल में नहीं है। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि मेन ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं। RH फैक्टर की बेसिस पे अगर हम बात करें, RH गुंडे के हिसाब से ब्लड ग्रुप 8 तरह के होते हैं। ये प्लस और माइनस को डिसाइड करता है RH फैक्टर, मतलब कि जो RH वाला गुंडा है वो डिसाइड करता है। और ए बी और ए बी जो है इसे डिसाइड करती है हमारी आरबीसी में जो सिक्योरिटी गार्ड और जो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो हमें बताती है कि ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ओ होगा या ए बी होगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलो। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है। यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है, हर एक ब्लड ग्रुप वाले को खून दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये हर एक इंसान से खून ले सकता है, धरती में कोई भी इंसान हो सबसे खून ले लेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट इसको याद रखो। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है, ये बोर्ड में भी आता है और उसमें भी क्या बोलते हैं एनडीए में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन दे दो कि मान लो एक लेडी है, मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ये बताओ बच्चे के ब्लड ग्रुप होने के चांसेस क्या क्या होंगे? कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे के हो सकते हैं? या वो बोल देगा कि बताओ ओ ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मदर का ए ब्लड ग्रुप है उसे दो पार्ट में तोड़ते हैं, आई ए और आई ओ। ए का मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, ओ हम सिंपल एक सिंबल लगा के चलते हैं। इसी तरह से बी होता है, बी में क्या करते हैं हम आई बी और आई ओ लेके चलेंगे। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो आई ए है इसकी रिएक्शन कराई जाती है, पहले आई बी के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस आई ए की मल्टीप्लाई करेंगे आई ओ के साथ।
फिर इस आईओबी कर लो आई बी के साथ, फिर इस आईओबी करते हैं आई ओ के साथ, तो हमारे पास चार रिजल्ट आएंगे इस तरह से। जब मैंने इसकी इससे की तो आई ए इंटू आई बी, तो मेरे पास ये बन गया। जब मैंने इसकी इससे की तो आई ए और आई ओ, मेरे पास ये बन गया। जब इसकी इससे की आई ओ की आई बी से, तो ये बनता है। और जब आई ओ की आई ओ से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये बना। मेरे पास चार पॉसिबिलिटी आएगी, मेरे पास चार मल्टीप्लाई करके चार चीजें मुझे मिली। जब मैं इन चार चीजों को लिखूंगी तो यहाँ पे आई छोड़ दो, आई हटा दो, तो क्या मिला, ए मिला और बी मिला। तो मतलब ब्लड ग्रुप बच्चे का ए बी हो सकता है, ए बी। ठीक है, यहाँ मेरे पास ए था और ओ था, इस ओ को हटा दो, ओ का मतलब है जीरो, मिल, ओ नहीं मिलना, तो मतलब ब्लड ग्रुप बच्चे का ए बी हो सकता है। यहाँ मेरे पास बी है और ओ है, ओ हटा दो, क्या मानो, सिर्फ बी मानो, मतलब ब्लड ग्रुप बच्चे का बी हो सकता है। यहाँ ओ है और यहाँ भी ओ है, इसका मतलब नील, जीरो, तो ओ मतलब ब्लड ग्रुप बच्चे का ओ हो सकता है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप की 25 25 25 25 ऐसे प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो, 25% ही चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए हो, 25% ही चांस है कि बी होगा और 25% ही चांस है ओ होगा। सिंपल सी बेसिक सी मैथ लगी है यहाँ, और कुछ नहीं लगा। सिंपल तुम्हें ये ब्लड ग्रुप उठाने हैं जो दिए हैं, इनकी मल्टीप्लाई करा दो और बस 25 25 25 में बांट लो, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। 25 25 में बट जाएगा, अगर चारों अलग अलग है 25 25 में बांट दो, खत्म। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, क्योंकि इससे ऊपर आता है 11th का कॉन्सेप्ट। फिर है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, अब भाई हृदय, हम अपने हृदय के बारे में पढ़ेंगे। चलो सिंपल सी बात है, ह्यूमन इंसान, हार्ट मतलब दिल, तो अपने दिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है। लंग्स होते हैं भाई, ऐसे हमारे लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स के बीच में जो जगह होती है ना, यहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट है। सिंपल सी बात, ये नहीं कि भाई लेफ्ट में राइट में, नहीं भैया, हार्ट बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है फेफड़ों के। तो ये जो हमारा मिथ है ना भरा पड़ा दिमाग में कि हार्ट तो लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। उसका एक हिस्सा लेफ्ट की तरफ हो जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट की तरफ है। क्योंकि हार्ट बिल्कुल बराबर शेप का नहीं होता, ये जो तुम पिक्चर में देखते हो ना दिल बना रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये है असली पिक्चर। ठीक है, तो इसका एक हिस्सा लेफ्ट की तरफ, एक हिस्सा बड़ा होता है, एक हिस्सा थोड़ा छोटा होता है। तो बड़े वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए हमें लगता है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ है, लेकिन वो होता बीच में है, फेफड़ों के बिल्कुल बीच में। दूसरा, इसका साइज कितना है, जितनी तुम्हारी मुट्ठी है इतना ही उसका साइज है। ठीक है, जिसकी मुट्ठी बड़ी उसका बड़ा, मतलब जिस एक मीडियम साइज मान लो मुट्ठी, इतना ही तुम्हारा हार्ट है। तीसरा पॉइंट, इसमें चार चैम्बर है, मतलब कि इसके अंदर क्या होते हैं, चार डब्बे होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार डब्बे हैं इसके अंदर, ऐसे दो एक तरफ दो एक तरफ। समझ आए? चलिए जी, अब देखो इसके कुछ हिस्से हैं, क्या क्या हिस्से हैं। ये होता है वेना कावा हो गया, ये नीचे का वेंट्रिकल हो गया, एक सेप्टम हो गया, फिर ये लेफ्ट आर्टरियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया, ये सारे इसके हिस्से हैं। ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं उन सबको तुम्हें याद रखना है, ये सब। ठीक है, बाकी इसमें दो टर्म है, उन टर्म को याद रख लो। एक है सिस्टोल, एक है डायस्टोल। सिस्टोल का सिंपल सा मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, बस। और डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। मतलब कैसे समझे इसे, इसे समझने का सिंपल तरीका है। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। सिस्टोल अगर कहीं भी शब्द इस्तेमाल होगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि ब्लड जो है ना तुम्हारे दिल से बाहर जा रहा है, खून बाहर जा रहा है, सिंपल। डायस्टोल का मतलब है खून अंदर आ रहा है। ठीक है, सिंपल समझ आई। तो सिस्टोल का मतलब है खून बाहर जा रहा है, खून बाहर जा रहा है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डायस्टोल का मतलब क्या है, खून अंदर आ रहा है, इसका मतलब रिलैक्सेशन हो रहा है। मतलब कोई चीज भर रही है, जब किस चीज को भरेंगे, तुमने एक टैंक लिया, ठीक है, उस टैंक से तुमने पानी बाहर निकालना, सारा का सारा तुम पानी बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि सिस्टोल होगा। और तुम उसी टैंक के अंदर पानी भरे जा रहे हो, पानी भरे जा रहे हो, आराम से बिल्कुल टैंक बढ़िया मस्त बैठा है, उसके अंदर तुमने पानी भरा भरा, तो उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन, बोले तो डायस्टोल बोलेंगे उसमें। बस इन दो शब्दों का मतलब अगर तुमने याद रख लिया, एनडीए में तो पूछता ही है, तुम्हारे किसी भी एंट्रेंस में बैठोगे वहां भी पूछेगा और बोर्ड में भी पूछेगा।
सिंपल सी बात है। इन दो शब्दों का मतलब याद रखो। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि किसी भी चीज को बाहर फेंकना, बाहर निकालना। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, किसी भी चीज को अंदर लेना। ये दो वर्ड हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जिसने पकड़ लिए भाई, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। समझ आए? अब देखो सबसे पहले, हाँ, चलिए इसमें क्या है। एक, चलो शुरू से इसमें हम शुरू करेंगे हार्ट में। ठीक, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वेना कावा। वेना कावा देखो, ये है वेना कावा। एक, दो, समझ आए? वेना कावा का काम होता है कि पूरी की पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आना। पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आना और उस ब्लड को यहाँ पे भर देना इसके अंदर। और जब ब्लड भरते हैं, हम फिल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम डाइस्टोल। समझ में आया? क्या बोलते हैं? डाइस्टोल, जब हम फिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेना कावा क्या है? एक हमारा पाइप है। वेना कावा को हमने सिग्नल दिया, हमारे ब्रेन ने वेना कावा को सिग्नल दिया कि तू जा पूरी बॉडी से ब्लड को उठा के लेके आ, जहां पे भी तुझे ब्लड मिल रहा है बॉडी पार्ट से। बॉडी पार्ट्स मतलब कि, बॉडी पार्ट्स का क्या मतलब है? बॉडी पार्ट्स का मतलब होता है नीचे लेग से, हैंड से, जहां जहां भी ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी में, हर जगह से जा और क्या लेके आ? टिश्यू से, सेल से ब्लड को लेके आ। वैना कावा बोल रहा है ठीक है बॉस, हो जाएगा काम। तो वैना कावा जाता है और सारी बॉडी से ब्लड को लेके आता है। ब्लड आया ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट से आया, कोई आ रहा है पैरों की तरफ से, कोई आ रहा है हमारा इधर हेड की तरफ से, हाथों से, ये सब, और आके हार्ट में भरने लग जाते हैं उसे। हार्ट में जब वो भरेगा, हार्ट का पहला हिस्सा होता है आर्टरियम। क्या होता है? आर्टरियम। हम बात कर रहे हैं हमारे हार्ट के राइट वाले पार्ट की। तो पहला हिस्सा है आर्टरियम। आर्टरियम इसे बोलते हैं, राइट वाली साइड प्रेजेंट है तो इसका नाम है राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड भर दिया। जब ब्लड आर्टरियम के अंदर भर दिया तो भरने को क्या बोलते हैं हम? डायस्टोल। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? डायस्टोलिक कंडीशन है, मतलब ब्लड भर रहे हैं, डायस्टोल हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, सिंपल। जब यहाँ मैंने बोला कि हार्ट में चार डब्बे होते हैं, एक ये, एक इसके नीचे वाला, एक ये ऑरेंज कलर में, एक इसके नीचे वाला। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतने हिस्से की, हमारे राइट वाले हिस्से की। तो वेना कावा पाइप थे, दो पाइप थे वेना कावा के, दोनों खून लेके आए, पूरी बॉडी से खून लेके आए और उन्होंने यहाँ भरना शुरू कर दिया। जब वो यहाँ खून को भरेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? डायस्टोलिक कंडीशन। क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक कंडीशन। ठीक है, जब यहाँ डायस्टोलिक कंडीशन होगी तो यहाँ कौन सी होगी? उसकी उल्टी। तो उसकी उल्टी क्या है? सिस्टोलिक कंडीशन। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? ब्लड को बाहर फेंक देना। जब यहाँ डायस्टोलिक कंडीशन थी, यहाँ डायस्टोलिक कंडीशन थी, तो यहाँ कौन सी कंडीशन होगी? सिस्टोलिक कंडीशन। बिल्कुल उल्टा होता है। जब ये वाला पहला जो छेद है, पहला डब्बा जो है हमारे हार्ट का, पूरा भर जाएगा। एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक भर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हम उसमें खून रख सकते। उसके बाद क्या होगा? जो ब्लड है वो नीचे बहना शुरू होगा। इधर जो नीचे वाला डब्बा है, इस वाले डब्बे में बहना शुरू होगा, क्योंकि भाई अब ये पूरा भर गया, इसकी और हिम्मत नहीं है। ठीक है ना? फिर लीक हो जाएगा, बाहर भागने शुरू कर देगा, सारा खून ऐसे निकलेगा यहाँ से। तो उस कंडीशन को रोकना पड़ेगा हमें, वरना फिर तो पूरी बॉडी में ऐसे ब्लड फ्लो करेगा हार्ट से बाहर निकल के, हार्ट खराब, भैया काम करना बंद। ठीक है, तो यहाँ जो ब्लड है, वो ब्लड क्या होगा? जब पूरा भर जाएगा ये वाला डब्बा, वो नीचे मूव करना शुरू करेगा इधर। वो इधर मूव कर रहा है इसके अंदर। जब ब्लड इसके अंदर मूव करेगा, यहाँ से तो खाली हुआ, तो जहां से ब्लड बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम? सिस्टोल। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? सिस्टोल। जब ऊपर सिस्टोल होगा तो नीचे क्या होगा? डायस्टोल होगा। बिल्कुल उल्टा चलेंगे। एक चीज पकड़ लो, या तो ऊपर की पकड़ लो या नीचे की पकड़ लो, को जोन सी एक पकड़ोगे दूसरी उससे उल्टी होगी, सिंपल। ठीक है, तो खून यहाँ आ जाएगा। खून यहाँ आया, अब क्या होगा? ये जब ये भी भर जाएगा, अब भरने के बाद क्या करें? खून को आगे पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ खून जब यहाँ आगे पहुंचेगा, यहाँ पे होते हैं भैया चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट बंद रहेगा जब तक ये भर रहा होगा, ये चेक पॉइंट रहेगा बंद। चेक पॉइंट बोलता है मैं जब खुलूंगा, जब तो पूरा भर जाएगा, उससे पहले वो खुलना ही नहीं। तो ये जब तक पूरा नहीं भरता, ये चेक पॉइंट बंद रहता है। जैसे ही ये पूरा भर जाएगा, ये चेक पॉइंट के पास तक मैसेज पहुंचा देगा, एक संदेश पहुंचा देगा कि भैया मैं भर गया हूँ, अब तू क्या कर दे? मेन गेट खोल दे। तो ये जो मेन गेट है, ये चेक पॉइंट मेन गेट को खोल देगा। जैसे ही चेक पॉइंट मेन गेट को खोल लेगा, बहुत खतरनाक प्रेशर के साथ इसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, वो क्या होगा? निकल के जाएगा धूम धड़ाक से। कहाँ?
पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी इस वाले पाइप के पास जाएगा। जैसे ही सारा खून इससे निकला, चेक पॉइंट एकदम बंद। एकदम बंद क्यों हुआ चेक पॉइंट? एकदम बंद इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये एकदम बंद ना होगा तो ये जो खून आगे जा रहा है ना, ये दोबारा बह के पीछे वापस आ जाएगा। और अगर बह के पीछे वापस आ गया तो गड़बड़ी हो जाएगी भैया, बिल्कुल गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसे पीछे आके रोकने के लिए ये जो चेक पॉइंट होता है, ये एकदम से बंद हो जाता है। इस चेक पॉइंट को बोलते हैं वेल। और वेल क्या होती है? वेल वो चीज होती है जो खून को पीछे की तरफ बहने से रोकती है। दो वेल होती है हमारे यहाँ हार्ट में, हमारे पूरे दिल में दो वेल होती हैं। एक तो ये, एक इधर होती है, राइट लेफ्ट वाली साइड। राइट वाली साइड जो होगी उसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड, लेफ्ट वाली साइड को बोलते हैं बायकस्पिड। तो ये होती है ट्राइकस्पिड वाला चेक पॉइंट, ठीक है। और हमारा जो लेफ्ट हिस्सा है उसमें होता है बायकस्पिड वाला चेक पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो खून आया था पूरी बॉडी से, वो कैसा खून आया था? वो क्या हमने कल पढ़ा? कल हमने रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने साधारण सी बात पढ़ी थी कि ऑक्सीजन कैसे खाने को तोड़ता है, एक तो ये चीज पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने उसमें क्या पढ़ी थी कि पूरी बॉडी से गंदा खून आता है। वो गंदा खून कहाँ जाता है? गंदी वो होती है उसके अंदर क्या होती है? गंदा है, ताकि वो मतलब उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो गंदा है? CO2 होती है। उस CO2 को हम एल्वियोलाई में लेके जाते हैं। वो छोटा सा बैग जैसे स्ट्रक्चर था, उस एल्वियोलाई के अंदर से क्या होता है? उस एल्वियोलाई के अंदर सारी CO2 चली जाती है और हमारा ब्लड वहां से ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। मतलब गंदे ब्लड को अच्छे ब्लड में बदल दिया। सेम यहाँ हो रहा है। अब यहाँ से पूरी बॉडी से कैसा ब्लड आया? गंदा ब्लड आया, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? CO2 थी। तो वो सारा का सारा ब्लड, गंदा ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा, एल्वियोलाई तक जाएगा। तो एल्वियोलाई तक जाता है ताकि वो अच्छे ब्लड में बदल सके। उसके अंदर CO2, वो उसके अंदर से हम सारी CO2 निकाल के उसे ऑक्सीजन दे सके। तो इसी तरीके से यहाँ से जो ब्लड गया है वो कहाँ पे जाता है? ऐसे वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है? इस गंदे ब्लड को फेफड़ों तक लेके जाना, लंग्स तक, एल्वियोलाई तक लेके जाना और इसे बिल्कुल साफ करा देना वहां जाके। साफ कैसे कराते हैं? इसके अंदर से CO2 निकाल देते हैं और ऑक्सीजन इसमें डाल देते हैं तो ये साफ हो जाए। तो ब्लड ऐसे साफ हो गया, ठीक है। ये हमने बात करी अपने राइट वाले हिस्से की। अब हम चलते हैं हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं। लेफ्ट वाले हिस्से में भी बिल्कुल सेम होगा, खून आता है। लेकिन यहाँ पे कैसा खून आता है? यहाँ पे आता है अच्छे वाला खून। अच्छे वाला खून कौन सा है? जो हमने गंदा खून फेफड़ों में भेजा है वो वहां साफ हो गया। साफ होने के बाद वो कहाँ आता है? इधर आ जाता है हार्ट में। हार्ट में कौन लेके आता है उसे? पल्मोनरी वेन लेके आते हैं उस अच्छे वाले खून को, ठीक है। पल्मोनरी वेन अच्छे वाले ब्लड को लेके आई ऐसे। ये फिर क्या होगा? भरेगा। ये भरना शुरू हुआ। जब तक ये नहीं, जब कोई चीज भर रही है उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलते हैं हम डायस्टोल। तो ये कौन सी कंडीशन में है? ये डायस्टोलिक कंडीशन में है, क्योंकि ये भर रही है। जब ये डायस्टोलिक में होगी तो नीचे वाली किस में होगी? उल्टा बिल्कुल सिस्टोलिक में होगी, ठीक है। जब ये पूरा भर जाएगा, इसके पूरे भरने के बाद एक पूरी लिमिट तक ये भर गया। अब खून इसके अंदर नहीं टिक सकता ज्यादा दिन। तो खून कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ भागेगा। नीचे की तरफ जब वो भागेगा तो अब ये भरना शुरू हो गया और ये खाली होना शुरू हो गया। जब कोई चीज खाली होती है तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जब कोई चीज भर रही होती है उसे क्या बोलते हैं? हम डायस्टोल। तो अगर ऊपर वाला सिस्टोल है तो नीचे वाला क्या होगा? डायस्टोल होगा। भरने लगा, पूरा भरेगा, पूरा भरेगा। ml भी खून भर सके तो ये सिग्नल भेज देगा चेक पॉइंट को। इसके चेक पॉइंट का नाम क्या है? बायकस्पिड। इसके चेक पॉइंट का नाम क्या है? बायकस्पिड। बायकस्पिड को सिग्नल गया कि अब तो भाई ढक्कन खोल दे, अब लिमिट होगी पूरी, अब नहीं और हम भर सकते अपने अंदर। तो जैसे ही ये सिग्नल पहुंचता है इसको, ये क्या करेगा? ढक्कन फटाक से खोल देगा। फटाक से खोलेगा ढक्कन और जैसे ही ढक्कन खुलता है, सारा का सारा खून ये जो अओर्टा है, इस अओर्टा के थ्रू क्या होगा? बाहर निकलेगा। पर जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? ये खून आया कहाँ से है? पल्मोनरी वेन, मतलब कि अच्छे वाला खून है। अच्छे वाला खून हमेशा फेफड़ों से आता है। तो अच्छे वाला खून हमेशा कहाँ से आएगा? फेफड़ों से, लंग से आएगा। और जाएगा कहाँ? बॉडी के अंदर जाएगा, क्योंकि बॉडी को ही तो उसकी जरूरत है। और गंदे वाला खून कहाँ से आता है? बॉडी से आता है। और कहाँ जाता है? फेफड़ों तक, क्योंकि फेफड़े तो उस खून को अच्छा बनाएंगे, साफ करेंगे। ठीक है, समझ आई? तो अच्छे वाला खून आया था, अच्छे वाला खून ऐसे गोल गोल घूमा, घूम के एओर्टा में गया और एओर्टा ने उसे कहाँ पहुंचा दिया? पूरी बॉडी में फैला दिया।
और पूरी बॉडी में जितने भी सेल थे उन्होंने इस अच्छे खून का इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? इसके अंदर से ऑक्सीजन खींच लिया, उस ऑक्सीजन को घोट के बढ़िया से उसका काढ़ा बनाया और पी गए सारे के सारे सेल्स बॉडी, सारे के सारे टिश्यूज, सबने। ठीक है, उसे अच्छे से घोट के ऑक्सीजन को पी लिया, ऑक्सीजन को बढ़िया तरीके से उन्होंने घोटा, पी गए। अब ऑक्सीजन तो उन्होंने घोट के पी ली, लेकिन उन सेल्स के अंदर जो गंदगी थी, जो वेस्ट था, जो CO2 थी, उसे क्या करेंगे वो? उसे वो दोबारा से किसमें भेज देंगे? उस खून में मिला देंगे कि तू एक काम कर, हमें ऑक्सीजन दे, हम तुझे ये गंदगी दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, तू CO2 ले और इसको जाके बाहर फेफड़ों तक ले जा। तो फिर वो क्या होगा? जो खून अच्छा यहाँ से खून गया था अच्छे वाला, वो हमारे सेल्स ने यूज कर लिया, उसके अंदर क्या करा? CO2 भेज दी, उसके अंदर CO2 भेज दी और खून को बना दिया गंदा। अब वो गंदा खून कहाँ आता है? यहाँ वेना कावा में आता है। तो वेना कावा में सारा का सारा गंदा खून आएगा और ये गंदा खून फिर ऐसे गोल गोल घूम के कहाँ जाएगा? फेफड़ों तक जाएगा, वहां पे साफ हो जाएगा। जैसे ही वो वहां पे साफ होगा, वो साफ खून फिर कहाँ पे आता है? इधर से आता है लंग्स से, और साफ खून कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा एओर्टा के थ्रू। तो ये पूरी की पूरी ऐसे गोल 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 साइकिल चलती रहेगी। गंदा खून आएगा, कहाँ से आता है गंदा खून? बस 2 पॉइंट याद रखो। गंदा खून आता है पूरी बॉडी से और जाता कहाँ है? फेफड़ों के पास, ताकि वो अच्छा हो सके, साफ हो सके, उसके अंदर से CO2 निकाल सके। और जो हमारा साफ खून है, जो हमारे लंग्स से आए, फेफड़ों से आए, वो कहाँ जाता है? पूरी बॉडी के अंदर जाता है, ताकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी उसे बढ़िया तरह से इस्तेमाल करके अपना काम कर सके, अपनी बॉडी के फंक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, मरम्मत जो कुछ भी थी सब कुछ कर सके। क्योंकि उस अच्छे खून में क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ही तो हमारा हथियार होता है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। समझ आई? चलिए जी। अब इसमें जो कुछ पार्ट्स हैं, अगर मैं उन पार्ट्स की बात करूं, हार्ट में जो हमारे कुछ पार्ट्स हैं, हमने इतना पढ़ा। चलो अब ये जो है सिंपल है, सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक का फंक्शन, ये तुमको पढ़ लेना है। अब एनडी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, सबसे पहले है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा था? लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब हार्ट के लेफ्ट वाला हिस्सा था। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, इसकी जो लेयर है ना सबसे मोटी होती है, बहुत मोटी लेयर होती है इसकी। इस वेंट्रिकल की जो दीवार है ये सबसे मोटी होती है। तो क्वेश्चन यही पूछता है, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि बताओ सबसे थिकेस्ट वॉल किसकी है, सबसे मोटी परत कौन सी है, कौन से की, किस पार्ट की है हार्ट के, या कौन से डब्बे की सबसे मोटी परत है? आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। फोटो में साफ देख के पता चल रहा है कितनी थिक लेयर होती है। थिक क्यों होती है, कभी सोचा? नहीं सोचा, मैं बताती हूँ। हमारे हार्ट को हर तरह के शॉक से, हर तरह के प्रेशर से बचाने के लिए ये लेयर इतनी मोटी होती है। क्योंकि हमारा जो हार्ट है ना, यहाँ पे एक फैट के टिश्यूज होते हैं, फैट के टिश्यू। उनका क्या काम होता है? जैसे कि मान लो कुछ भी किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए, ऐसे झटका लग जाए, चोट लग जाए, तो बॉडी को क्या लगेगा? एक शॉक मिलेगा बॉडी को। तो बॉडी को शॉक मिलेगा, हमारा हार्ट जो है उसे भी शॉक मिलेगा। तो उसे इस तरह के शॉक से, इस तरह के डैमेज से बचाने के लिए ये जो लेयर्स होती हैं काफी ज्यादा थिक होती हैं। तो सिंपल सा वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन से डब्बे की लेयर सबसे मोटी है, तो हमारा आंसर होना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल की लेयर सबसे मोटी है, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ शॉक। ठीक है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर होती है, फैट फैट हमेशा शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये निकलेगा यहाँ से, एनडीए के उसमें पूछा गया है भाई, ये पीवाईक्यू उठा के चेक कर लो। दूसरा क्वेश्चन है सेप्टम। अभी सेप्टम क्या चीज है? सेप्टम भाई वो लेयर है जो लेफ्ट और राइट साइड को अलग अलग करती है। ठीक है, दोनों के दोनों अच्छे खून और गंदे खून को मिलने से बचाती है। और क्या ही हो जाएगा अगर अच्छा और गंदा खून मिल गया? बात तो एक ही है। पता क्या हो जाएगा? इंसान टैब हो जाएगा। अगर ब्लड की मिक्सिंग हो गई ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अच्छा ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा ब्लड, अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो इंसान टैब हो जाएगा। बस इतना होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, वो बस टैब हो जाएगा। समझ रहे हैं? इतना ही होगा। ठीक है, तो सेप्टम क्या है? एक मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर वॉल है, मसल से मिलके बनी होती है, जो लेफ्ट और राइट दो हिस्से जो है ना हमारे दिल के, उन्हें बिल्कुल अलग रखती है, ताकि खून ना मिक्स हो, अच्छा और गंदा खून मिक्स ना हो। क्योंकि अगर ये मिक्स हो गया तो बस इंसान टैग हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो वेल पे आता है। वेल, वेल मतलब वो चेक पॉइंट, वो ढक्कन जो खुल रहे थे ताकि खून को आगे पहुंचाया जा सके।
तो कितने तरह की वेल होते हैं? दो। एक है ट्राइकस्पिड, दूसरी है बाइकस्पिड या मिट्रल। ठीक है। ट्राइकस्पिड किधर प्रेजेंट थी? राइट साइड में। और बाइकस्पिड कहाँ थी? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट थी। समझ आए? तो ये होते हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद हमारे हार्ट की दीवार, हार्ट की जो दीवार होती है, अब हमारे हार्ट में कौन से सेल्स होते हैं? कार्डियक सेल्स होते हैं। तो हमारे हार्ट की जो वॉल होगी वो कौन सी मसल से मिलके बनी होगी? हमारी कार्डियक मसल से मिलके बनी होगी। हार्ट की वॉल का नाम होता है पेरिकार्डियम। सबसे बाहर की परत होती है हमारे हार्ट की, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। बस इतना याद रखना। नाम क्या है? पेरिकार्डियम है। और कौन सी मसल से मिलके बनी है? कार्डियक मसल से मिलके बनी है। अब ब्लड जो फ्लो करता है हमारे हार्ट में, उसका पाथवे क्या होता है? किस हिसाब से खून बह रहा होता है? सिंपल सा, ये देखो। सबसे पहले बॉडी है, बॉडी पार्ट से ब्लड आया। कौन लेके आया? वेना कावा पाइप लेके आया। कहाँ गया वो? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वेव थी वहां, वो वेव क्या हुई? खुली। उसके खुलते ही ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल, नीचे की तरफ गया दूसरे वाले डब्बे में। वहां से फिर कहाँ गया? पल्मनरी आर्टरी में गया। पल्मनरी आर्टरी से कहाँ गया? फेफड़ों में गया। फेफड़ों में क्यों गया? क्योंकि वो गंदा ब्लड था, उसे साफ करना जरूरी था, तो उसे कहाँ भेजना पड़ा? हमें लंग्स में भेजना पड़ा। दूसरा क्या होता है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट वाली साइड की, लेफ्ट वाली साइड की, लेफ्ट वाली साइड आता है अच्छा ब्लड। अच्छा ब्लड कहाँ से आया? लंग्स से आया। ये जो नीचे हमने देखा ना, ये गंदा ब्लड लंग्स में गया अच्छा होने के लिए। जब ये अच्छा हो जाता है तब ये लेफ्ट वाली साइड आता है। ये अच्छा हो गया लंग्स में। लंग्स में जैसे ही ये अच्छा हुआ तो ये कहाँ पे आ जाएगा? हमारा पल्मनरी वेन में आएगा, मतलब घुसेगा। ऊपर वाले डब्बे में घुसेगा, लेफ्ट साइड के। लेफ्ट आर्टरी में घुसा। उसके बाद बाइकस्पिड वेल खुलती है और ब्लड किस में मूव करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा, उसके बाद वो ऑर्टा में जाएगा, और ऑर्टा में अच्छा ब्लड था तो कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट में जाएगा। पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी हमारी बॉडी इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेगी और सारी की सारी CO2 इस वाले ब्लड को दे देगी। तो ये ब्लड कैसा हो गया? गंदा हो गया दोबारा से। जब ये गंदा हो जाएगा तो दोबारा से ही फिर हमारे हार्ट की राइट वाली साइड घुसेगा। ऐसे गोल गोल चक्कर साइकिल चलती रहेगी। इसे क्या बोलते हैं? हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि दो दो चीजें इसमें एक साथ चल रही हैं। तो डबल सर्कुलेशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, पल्मोनरी प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज हमारा हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है और लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही है, मतलब कि गंदा, गंदे को साफ कर रहे हैं, गंदे ब्लड को साफ किया जा रहा है। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज हमारी हार्ट से बॉडी की तरफ जा रही है और बॉडी से हार्ट में आ रही है, मतलब कि अच्छे ब्लड की बात हो रही है। अच्छा मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये हमारे जो लेफ्ट साइड है हार्ट की उसकी बात कर रहे हैं, और पल्मोनरी हमारे राइट साइड की बात कर रहा है हार्ट की। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यही क्वेश्चन एनडी में पूछा जाता है कि दो तरह की सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक, जब ये दोनों मिल जाते हैं। पल्मोनरी का मतलब होता है जो हमारे उसमें राइट साइड में होता है हार्ट के। सिस्टेमिक का मतलब जो लेफ्ट साइड में होता है। और जब राइट और लेफ्ट मिलते हैं, मतलब पल्मोनरी और सिस्टेमिक जब मिलते हैं तो उसे बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। यही क्वेश्चन एनडी में पूछते हैं। ठीक है, और बोर्ड्स में भी पूछेंगे वही। ये रहा डायग्राम, समझ आए? अब ये लंग्स है हमारा। लंग्स में कैसा ब्लड है हमारा? अच्छा ब्लड है। ठीक है, लंग्स में हमारा ब्लड बढ़िया तरीके से साफ हो गया। साफ होने के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। हार्ट से फिर वो ब्लड कहाँ पे जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी से इस्तेमाल कर लेंगे, और जितने भी उसके अंदर ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करके जो भी पूरी बॉडी में CO2 बनी, उस सारी की सारी CO2 को इस ब्लड में मिला देगी। ये ब्लड उस CO2 को लेके जाता है हार्ट तक। हार्ट से फिर उस CO2 को कहाँ ले जाएगा? लंग्स में। लंग्स में वो CO2 क्या हो जाएगी? CO2 वाला ब्लड बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जैसे ही वो बहुत पूरा का पूरा साफ होगा, साफ होने के बाद वो दोबारा से हार्ट में आएगा। हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। फिर पूरी बॉडी से गंदगी को इकट्ठा करेगा। गंदगी को इकट्ठा करने के बाद वो दोबारा हार्ट में जाएगा। हार्ट से फिर वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में साफ हो जाएगा। फिर ऐसे गोल गोल चलता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक। अब आता है BP। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जो हमारा खून बह रहा है, वो खून जब हमारे हार्ट की दीवार पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड जब क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी दीवार पे फोर्स लगाता है, ठीक है, बहुत दबाव डाल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं।
ब्लड प्रेशर आर्टरीज का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। आर्टरीज और वेन दो तरह के पाइप होते हैं जिनमें हमारा खून बहता है, लेकिन आर्टरी क्या होती है ना, बड़ी पतली होती है। तो इनमें जब खून बहता है तो वो खून ज्यादा दबाव डालता है, ज्यादा प्रेशर डालता है किसके ऊपर, इस आर्टरी की दीवार के ऊपर, क्योंकि बहुत पतली है। अब तुम खुद सोचो, एक तरफ बहुत चौड़ी गली और एक तरफ बहुत पतली गली, दोनों के अंदर लोग मूव कर रहे हैं, तो किसके अंदर भीड़ ज्यादा होगी, भसड़ ज्यादा होगी, पतली के अंदर ज्यादा होगी ना। अगर मैं 50 लोगों को पतली गली में भेज दूं और 50 लोगों को ही मैं जो चौड़ी गली है, चौड़ी सड़क है, उस पर भेज दूं, तो किसके अंदर भीड़ ज्यादा होगी, वही छोटी वाली जो गली होगी उसके अंदर ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात। क्योंकि इतनी सी गली है और 50 लोग जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी गली है और उसमें 50 लोग जा रहे हैं, तो वो आराम से जा पाएंगे चौड़ी वाली में। लेकिन जो पतली है उसके अंदर नहीं जा पाए, उसके अंदर जाने में उन्हें दिक्कत होगी। तो सेम इसी तरह होगा, जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी वो हमारी बड़ी पतली सी होती है और जो वेन्स है वो चौड़ी होती है। तो पतली वाली के अंदर जो है वो प्रेशर ज्यादा लगता है और चौड़ी वाली के अंदर जो है ब्लड आराम से मूव करता है, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसलिए आर्टरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। ठीक है। अब हमने सिस्टोल पढ़ा था। सिस्टोल का मतलब क्या था, जब ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है। एनडीए में पूछे जाने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये टर्म्स इतनी कंफ्यूजिंग होती है ना, एक बार अगर तुमने पकड़ ली तो तुमने पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, इतना याद रखो बस, वरना कंफ्यूज रहोगे। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का हमने क्या मतलब पढ़ा था। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब कोई चीज बाहर निकल रही है, सिस्टोल हो रहा है, बाहर निकल रही है, सिस्टोल, निकलो निकलो बाहर, टाटा बाय बाय फिनिश, तो सिस्टोलिक होगा। और जब कोई चीज अंदर आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोल। हमारे द्वार आओ, डी से डायस्टोल, डी से द्वार, ऐसे याद रखो थोड़ा लिंक करके। हमारे द्वार प्रवेश करें तो अंदर आ रही कोई चीज, तो उसके लिए डायस्टोलिक यूज करेंगे, और बाहर जाने के लिए सिस्टोलिक यूज करेंगे। ठीक है, समझ में। अब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर के ही दो पार्ट्स हैं। हमने इतनी तुमने अगर देखो कभी किसी का बीपी चेक करा हो तो उसमें क्या होता है, 80, 120, ऐसे दो वैल्यू होती हैं। इन दो वैल्यू का सिंपल सा मतलब है, एक वैल्यू होती है हमारी सिस्टोलिक प्रेशर की, दूसरी वैल्यू होती है हमारी डायस्टोलिक प्रेशर की। मतलब एक सिस्टोलिक है, एक डायस्टोलिक है। मतलब कि एक वैल्यू का मतलब तो है कि वो प्रेशर, जिस प्रेशर से ब्लड जो है बाहर निकल रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक का दूसरी वैल्यू का मतलब है जिस प्रेशर से, जिस फोर्स के साथ जो ब्लड है वो अंदर आ रहा है हार्ट के, उसे हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर का सिंपल सा मतलब है, सब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो। प्रेशर इनसाइड आर्टरी, मतलब प्रेशर है और किससे जुड़ा हुआ है, हमारी आर्टरी से। आर्टरी क्या होती है, बारीक पतले वाला पाइप जिसमें खून बहता है, उसे क्या बोलते हैं, हम आर्टरी बोलते हैं। और फिर एक टर्म है यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कौन सा होता है, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाले दो डब्बे होते हैं हार्ट के, वो हमारे वेंट्रिकल होते हैं। और सिस्टोल का मतलब क्या है, जब भी कोई भी चीज कहा जा रही है, बाहर निकाल रहे हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल से बाहर कोई चीज निकाली जा रही है। अब कोई चीज क्या, हम बात कर रहे हैं हार्ट की, हार्ट में सिर्फ ब्लड ही आता है और ब्लड ही जाता है, पानी तो बह नहीं रहा तुम्हारे दिल में, तो हार्ट में क्या बह रहा है, ब्लड आ रहा है और ब्लड ही बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब जब कोई भी चीज वेंट्रिकल से बाहर जा रही है, यानी कि जब खून, ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है, उसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है हमारी पतली सी पाइप पे प्रेशर लगेगा कब, जब जो है हमारे हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है, हमारे वेंट्रिकल से जब खून बाहर जाता है, उस टाइम पे जो पतली सी पाइप पे प्रेशर लगता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है आर्टरी पे जो प्रेशर, जो प्रभाव पड़ रहा है, जब खून जो है वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। समझ आई। ऐसे तोड़ तोड़ के अगर शब्द को समझोगे तो बहुत इजी होगा, आराम से समझ पाओगे। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट होता है, शुरू में जब मैंने पढ़ा मुझे खुद हार्ड लगता था ये, लेकिन उसके बाद एक बार हट पढ़ लो, कुछ नहीं है भाई। कोई चीज आ रही रुक रही फिर जा रही, फिर आ रही रुक रही फिर जा रही, गोल गोल साइकिल घूमती रहती है। यही हमारा सिंपल बेसिक हार्ट होता है। इसी के बारे में, इसी की वर्किंग को समझने में बच्चों की टाई टाई फिस हो जाती है। ठीक है, और बहुत आसान है।
दूसरा है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक, डाई का मतलब हमारे द्वार पे आएगी, कोई भी चीज आएगी, प्रेशर आएगी तो प्रेशर लगाएगी, साधारण सी बात है। कोई चीज जाएगी वो तब भी प्रेशर लगाएगी, कोई चीज आएगी वो तब भी प्रेशर लगाएगी, प्रेशर तो लग ही रहा है। ठीक, अब क्या है प्रेशर, कहाँ प्रेशर, आर्टरी के अंदर ही प्रेशर है, लेकिन किस टाइम, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब भी कोई चीज वेंट्रिकल के अंदर घुस रही है उसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब जब खून तुम्हारे वेंट्रिकल से अंदर घुस रहा है उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं। तो इस डायस्टोलिक प्रेशर का साधारण सा प्रेशर होता है आर्टरी पे प्रेशर का लगना। कब लगना, जब खून जो है वेंट्रिकल के अंदर घुस रहा है उस टाइम पे जब आर्टरी पे प्रेशर लगता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। उस टाइम पे जो पतली सी पाइप पे आर्टरी पे प्रेशर लग रहा है वही हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है। सिंपल। अब क्या है, कुछ नॉर्मल वैल्यूज होती है हमारी। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू जो 120 लिखा रहता है ना, 120 80, उसका मतलब समझो। उस 120 का मतलब है कि सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब कि पतली सी आर्टरी पे प्रेशर लग रहा है। कब लग रहा है, जब वेंट्रिकल से ब्लड जो है बाहर जा रहा है उस टाइम पे आर्टरी पे जो प्रेशर लगता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 mm का मतलब होता है कि वो प्रेशर आर्टरी पे, वो प्रेशर जब क्या है, जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, वो उसके वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड घुस रहा है उस टाइम पे जो पतली सी आर्टरी पे प्रेशर लगता है उसे हम बोलते हैं हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो 80 और 120 इन दो वैल्यू का मतलब ये है। अगर तुमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब समझ लिया तो तुम बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब किसी भी चीज का बाहर निकलना, और डायस्टोल मतलब द्वार पे आइए, किसी भी चीज का अंदर आना। ये आना जाना इन दो वर्ड का मतलब समझ गए। बाकी फिर तो बहुत आसान है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रट्टा भी मारना पड़ा ना भाई, रट्टा मार लो इन दो वर्ड के मतलब का, बस खत्म बात। जैसे भी तुम्हें लिंक करना है, ठीक है। जैसे सिस्टोल, सायोनारा, बाय बाय टाटा, ठीक है। और डायस्टोल द्वार पे अंदर आ रहे, द्वार पे पधारो भाई, अंदर आना किसी चीज का, ऐसे। ठीक है। एमएम ऑफ एच जी का मतलब क्या है, एमएम का मतलब होती है हमारी यूनिट, एमएम ऑफ एच जी। एच जी यहाँ वर्ड यूज किया गया है मर्क्यूरी के लिए। एच जी होता है हमारा मर्क्यूरी, एच जी मर्क्यूरी का सिंबल होता है। तो एमएम ऑफ एच जी मतलब मर्क्यूरी के एक रेफरेंस वैल्यू से प्रेशर को मेजर किया जाता है। सिंपल सा इसका मतलब ये। तो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन तो भाई सबने देखी होगी, उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम ये है स्पाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखो। वो बड़ा खतरनाक सा नाम है भाई, सिंपल नाम रख देते कुछ। ठीक, अब क्या है, दो कंडीशन आती है। एक तो है बीपी ज्यादा होना, बीपी कम होना। ठीक है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर टेंशन। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का कारण क्या है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का कारण सिंपल सा मतलब है, आर्टरी होती है हमारा पतला सा पाइप, उस पतले से पाइप में जो खून आराम से बह रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बीपी इंसान का नॉर्मल होगा, मस्त सब बढ़िया चल रहा है, अपना बढ़िया ड्राइविंग चल रही है रोड पे, ब्लड बढ़िया ड्राइव कर रहा है अपना मस्त बिल्कुल चकाचक सड़क है। अगर सड़क में गड्ढे पड़ जाएं या सड़क कहीं से ब्लॉक करती जाए तो ब्लड कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा, उसे दम ज्यादा लगाना पड़ेगा निकलने के लिए। दम ज्यादा लगाना पड़ेगा मतलब प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है इसका मतलब बीपी बढ़ेगा। समझ रहे हो। तो हाई बीपी का जो है मेडिकल टर्म में अगर इसका नाम दिया जाए तो उसका नाम होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होती काहे है, इसलिए होती है कि जो आर्टरी है जिसमें को खून जा रहा है, जब उस आर्टरी में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाए जिसकी वजह से खून अच्छे से नहीं बह पा रहा, खून बढ़िया तरीके से मस्त ड्राइविंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि आर्टरी में गड्ढे पड़ गए हैं कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होगा, आर्टरी को बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा उस ब्लड को फ्लो कराने के लिए, उस ब्लड को ऐसे चला उस रोड पे चलवाने के लिए, और ब्लड को काफी दम लगाना पड़ेगा चलने के लिए, आर्टरी के अंदर फ्लो करने के लिए। तो उस वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो उसी को हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया, इसको पढ़ना। इसकी वजह से होता है अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना, तो जो आर्टरी है वो फट जाएगी और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बड़ा खतरनाक और सीवियर केस होता है, कई बार ऐसा होता है
कि ब्रेन हेमरेज के चांसेस होते हैं किसकी वजह से, हाई बीपी की वजह से। इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा कि दिमाग की नसें फट जाती हैं, इतनी ज्यादा आर्टरी पे प्रेशर पड़ रहा है। अब तुम सोच लो, हमारी आर्टरी बढ़िया खून को आराम से फ्लो करा रही है, उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा कि वो नसें ही फट जाती हैं, वो रप्चर हो जाएगी आर्टरी। कितना ज्यादा वो प्रेशर होगा, उसकी वैल्यू सोच सकते हो। हम तो 80 120 पे अटके रहते हैं, क्या वैल्यू होगी उसकी कि वो फट गई पूरी। समझ रहे? अब एक क्वेश्चन है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था पीएच ऑफ ब्लड के बारे में कि CO2 को बॉडी से बाहर फेंकना क्यों जरूरी है। क्योंकि CO2 जो है ना पीएच के साथ छेड़छाड़ करती है, छेड़ेगी उसे, उसके साथ खेल करेगी। तो बॉडी क्या करती है, CO2 के साथ खेला खेलती है, क्या करती है, तू पीएच को छेड़ेगी, हम तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब पीएच हमारे ब्लड की क्या होती है, लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। पीएच ब्लड की 7.2 से 7.4 होती है, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, वरना इंसान टैब हो जाएगा। सबसे ज्यादा पीएच बदलने से अगर किसी को फेफड़ों की, लंग्स की बहुत ज्यादा सीवियर दिक्कत है, इसका मतलब उसके ब्लड के पीएच में गड़बड़ है, इसलिए उसे दिक्कत बढ़ रही है। समझे? तो हमने अपने इंसानों के बारे में तो पढ़ लिया भाई। हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, उसकी जरूरत क्या होती है, हमारा दिल कैसे काम करता है, दिल की शेप क्या है, कैसे खून आ रहा है जा रहा है, क्या है अपने अंदर, तो पूरा सिस्टम सॉर्टेड है, सब मस्त चंगा बढ़िया चल रहा है। थोड़ा पेड़ पौधों पे भी ध्यान दे लो, ये हरियाली कैसे आ रही है तनी, इस पे भी ध्यान दे लो। चलो भाई, लेकिन कोई मुझे ये बात बता दो कि भाई प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है। प्लांट चलता तो है नहीं, खड़ा अपना एक जगह, उसमें ट्रांसपोर्ट जरूरत है, चलो तो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम, कोई ये तो बता। चलो भाई, हमें पता है कि पेड़ पौधे खाना बनाएंगे, खाना बनाने के लिए भी तो सामान चाहिए। हमें खाना बनाना है, हमें उसके लिए क्या चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, सारा सामान चाहिए। ये सामान कहाँ से आएगा, बाजार से आएगा, साफ सीधी बात है। पेड़ को खाना बनाना है, पेड़ को भी क्या चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और भी पता नहीं क्या क्या चाहिए। ये सारी चीजें क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को उसे लेना पड़ेगा, और उस लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से प्लांट क्या करेगा, इन सारी चीजों को लेगा और अपना खाना बनाएगा। ठीक है, इसलिए प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बड़ा धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे। प्लांट को कोई जल्दी नहीं है, आराम से चिल मारता हुआ काम करेगा, लेकिन हमारी बॉडी में अगर धीरे धीरे होने लगा ना तो हम जल्दी टाइम हो जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो चलता रहेगा पर हम निकल लेंगे तब तक। चलो, अब क्या होगा, प्लांट को क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो उसके अंदर इन चीजों को, उसकी जरूरत है जहां, उसकी जिस पार्ट में इन चीजों की जरूरत है वहां तक पहुंचाने के लिए दो चीजें होंगी, जाइलम, फ्लोएम। ये दो पाथवे होते हैं। जाइलम का काम होता है पानी को और मिनरल्स को पहुंचाना, हाँ पहुंचाना जहां उनकी जरूरत है पूरे प्लांट में। दूसरा होता है फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम होता है, खाने को पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना, जहां उसकी जरूरत है पूरे प्लांट में। अब हम जाइलम के बारे में अगर पढ़ें, जाइलम का काम है पानी पहुंचाना, मिनरल पहुंचाना। पहुंचाता कैसे है, चलो सबसे पहले हमें पता है कि पानी मिलेगा कहाँ, हमें पता है कि पानी मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी के अंदर से मिलेगा। और उस पानी को लेगा कौन, प्लांट की जड़ें हैं, वो उस पानी को उठाएंगी। तो प्लांट की जो रूट्स हैं, प्लांट की रूट्स पानी को मिट्टी से उठाएंगी और ऊपर पौधे में पहुंचाएंगी। ठीक है, पहुंचाती कैसे हैं, अब ये सुनो। ये हमारे सेल्स हैं, रूट के सेल्स हैं, सिंपल सी बात है। इनके आसपास क्या है, मिट्टी है। ठीक है, इनके आसपास क्या है, मिट्टी है। उस मिट्टी के अंदर क्या है, पानी है, मिनरल्स हैं, आयंस हैं। आयंस मिनरल्स आए कहाँ से, जो हमने उसमें खाद डाला था, फर्टिलाइजर डाला था, उनसे ही तो आए है ना। जो हमने NPK डाला था, वो सब जो यूरिया डाला था, उन सब से तो आते हैं आयंस। ठीक है, और पानी तो हम डालते हैं मिट्टी में। तो जब हमने मिट्टी में खाद डाला, फर्टिलाइजर डाला, पानी डाला, तो प्लांट की जड़ों ने क्या करा, प्लांट की जड़ों में जो सेल्स थे, रूट के जो सेल्स थे, उन रूट के सेल्स ने क्या किया, मिट्टी के अंदर से उन चीजों को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, पानी को, आयंस को, इन सब को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या बना लेते हैं, एक चेन बना लेंगे आपस में, सारी सेल्स ऐसे जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद एक चेन बना लेंगे। इस चेन का नाम होता है वाटर चैनल। क्या नाम है इसका, वाटर चैनल। ये वाटर चैनल बनता कैसे है, जड़ों के जो सेल्स हैं उनमें है पानी की कमी, मिनरल्स की कमी। मिट्टी जो है आसपास की, उसके अंदर दुनिया भर का पानी, दुनिया भर के मिनरल्स हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो ये पानी है और जो मिनरल्स हैं ये क्या होंगे,
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। हमें पता है सेल्स के अंदर पानी की और मिनरल्स की कमी है, लेकिन बाहर बहुत सारा पानी बहुत सारा मिनरल्स है, तो पानी और मिनरल्स बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ये होता है हमारा कंसंट्रेशन डिफरेंस, मतलब कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा वाले इलाके में जाना, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट बनाना। ये होता है हमारा ग्रेडियंट। तो ये जो वाटर चैनल बनता है ये इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, इसी ग्रेडियंट की वजह से बनता है कि पानी की मात्रा बाहर ज्यादा है अंदर की तरफ कम है, तो इनके बीच में बनता है एक कंसंट्रेशन डिफरेंस, बोले तो ग्रेडियंट। समझ आया? मिट्टी के और रूट के सेल्स के बीच में। तो फिर क्या होता है, अब जड़ें बोलती हैं ये डिफरेंस तो मिटाना पड़ेगा भैया, यहाँ कास्टिज्म नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इतना फर्क भेदभाव नहीं चलेगा। तो क्या होता है, जड़ें बोलते हैं ठीक है काम करते हैं, बाहर पानी ज्यादा है ना हमारे पास कम है, तो हम पानी को अंदर ले लें। तो ये पानी को, आयंस को, सबको अंदर ले लेती है और बिल्कुल बराबरी इक्वालिटी ले आती है। ठीक है, अपने और सॉइल के बीच में ये सेल्स इक्वालिटी ले आते हैं। ऐसे ही देश चलता है, ऐसे ही सब चलता है। चलो ऐसे प्लांट्स भी करते हैं, देख लो भाई प्लांट से कितनी बड़ी चीज सीखने को मिल रही है, लेकिन इंसान कहाँ सुधरेगा, सुधरे नहीं। बट यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, हमने न्यूटन अंकल ने हमें क्या सिखाया था, कि कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो नीचे आएगी। लेकिन प्लांट ने कर दिया खेला। प्लांट क्या करता है, पानी लेता है, कहाँ से ले रहा है, मिट्टी से ले रहा है, जड़ों से पानी निकाल रहा है वो, लेकिन लेके कहाँ जा रहा है उसे, ऊपर। ऐसा कैसे हो गया, ग्रेविटी तो बोलते हैं कोई चीज नीचे से ऊपर जा ही नहीं सकती, पर प्लांट तो नीचे से ऊपर पानी लेके जा रहा है। बताओ, अब न्यूटन जी से पूछो को ये क्या है, चलिए अभी हम बताते हैं ये क्या है। ये होता है एक प्रेशर के कारण। हमें पता है पत्ती है हमारे पास, पत्ती के अंदर स्टोमेटा है, स्टोमेटा कराते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब पानी का इवेपोरेशन होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो स्टोमेटा छेद है, इन छेद से पानी क्या है, भाप की फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब पानी को भाप की फॉर्म में निकालने के लिए पानी होना भी तो चाहिए, तो पानी कहाँ से, तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट पेड़ पे प्रेशर लगाते हैं, प्लांट जो है जड़ों पे प्रेशर लगाते हैं, खींचता है। ये जो स्टोमेटा है ये पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं एक प्रेशर लगा के, ठीक है, ताकि इवेपोरेशन का प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कराया जा सके। इसी वजह से पानी जो है वो उल्टी दिशा में बहता है, मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट बहता है। क्यों, क्योंकि उस पे प्रेशर लगता है। किसकी वजह से लगता है, स्टोमेटा की वजह से प्रेशर लगता है। स्टोमेटा ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देगा कि भैया पानी को ना न्यूटन का लॉ तोड़ना पड़ गया, ग्रेविटी तोड़ना पड़ गया, पानी उल्टा बह रहा है। एक तो गर्मी इतनी खतरनाक है ना। चलो समझ आया, क्या समझ आया, कि पानी जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है प्लांट में, किसकी वजह से, सक्शन की वजह से। सक्शन मतलब प्रेशर की वजह से, सिंपल। ठीक है, फिर हमारे ट्रांसपीरेशन की जरूरत क्या है, सबसे पहले ट्रांसपीरेशन की जरूरत होती है पानी का मूवमेंट कराना, मिनरल्स का मूवमेंट कराना, ये सब रूट से लीव्स तक। दूसरा कारण होता है टेम्परेचर रेगुलेट करके रखना। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, जब पानी इवेपोरेट होता है तो उससे प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आते हैं कि दिन के टाइम पे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन एक मेन फोर्स होती है, ये एक मेन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पानी जो है, जिसकी वजह से पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, दिन के टाइम में हमें पता है पत्ती है, पत्ती में स्टोमेटा प्रेजेंट है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, सारा का सारा पानी क्या है, ऊपर निकल जाएगा। तो इस ट्रांसपीरेशन के कारण ही अगर मान लो रात हुई, रात को क्या होता है, रात को स्टोमेटा बंद होगा, स्टोमेटा बंद होगा तो कोई भी चीज क्या है, अब जब स्टोमेटा ही नहीं खुल रहे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होने का। अब ट्रांसपीरेशन ही नहीं हो रहा तो पानी ऊपर कैसे आएगा, नहीं आएगा। लेकिन प्लांट को तो पानी चाहिए, दिन में तो ट्रांसपीरेशन की मदद से आराम से पानी ऊपर पहुंच गया, ठीक है। पर ऐसा थोड़ी ना है कि रात को अगर स्टोमेटा बंद है तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, पानी का फ्लो तो 24 घंटे चलता रहेगा, पानी तो चलना ही चाहिए। तो रात को क्या होता है, एक प्रेशर लगता है जिसका नाम होता है सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर होता है रात के टाइम पे जो स्टोमेटा के बंद होने के बावजूद भी पानी को प्लांट में रूट से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कराता है।
क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन 24 घंटे चलता रहना चाहिए पेड़ पौधों के अंदर पानी का, वो नहीं रुकता। तो इसलिए दिन में तो ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम, पानी को ऊपर पहुंचाने का काम स्टोमेटा करा देता है, लेकिन रात के टाइम पे स्टोमेटा बंद रहता है, तो पानी को ऊपर पहुंचाने का काम एक प्रेशर, जिसे हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं, वो होता है। सक्शन प्रेशर बहुत ही छिपी हुई टर्म है, एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है, एक एक टर्म निकाल के बड़े ध्यान से थोड़ा डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू यहीं से बनता है। सक्शन प्रेशर का मतलब क्या है? सक्शन प्रेशर क्या होता है? एक ऐसी फोर्स होती है जो कि क्या होता है, प्लांट के सेल्स लगाते हैं पानी को ऊपर खींचने के लिए। ये प्लांट का सेल है, ये जड़ें हैं, तो ये सेल क्या करता है, बड़ी खतरनाक फोर्स लगाएगा ताकि जड़ों से पानी पेड़ में ऊपर की तरफ जा सके। तो ये सक्शन प्रेशर लगता है रात के टाइम। अगर तुमसे पूछा जाए सक्शन प्रेशर लगता कब है, तो रात को लगता है। तो दिन में क्या होता है, दिन में स्टोमेटा प्रेशर लगाता है। सिंपल कंसेप्ट, क्लियर, खत्म, बस। उसके बाद है सक्शन प्रेशर लगता क्यों है, सबसे बड़ी बात, व्हाई डज सक्शन प्रेशर अकर, ये लगा क्यों, क्या जरूरत पड़ी इसकी। सबसे पहली बात क्या होगा, जब पानी क्या होगा सेल के अंदर कम हो जाएगा। अब पानी जो है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर पानी की हो गई कमी, लेकिन सेल को तो पानी चाहिए। सेल को जब पानी चाहिए तो सेल क्या करेगा, जबरदस्ती पानी लेगा, क्योंकि पानी की तो जरूरत है। तो जबरदस्ती लेने की वजह से वो एक फोर्स लगाता है नीचे दूसरे सेल्स के ऊपर, जड़ों के ऊपर, आसपास वाले सेल्स के ऊपर, और उनका पानी खींचेगा। मुझे पानी चाहिए, साफ बात। सेल की शर्त है, प्लांट बोलेगा भाई हमें 24 घंटे पानी चाहिए, साफ बात। ठीक है, अगर सेल, प्लांट की किसी भी सेल के अंदर पानी की कमी हुई ना, प्लांट बड़ा जिद्दी है, क्या करेगा, मुझे पानी चाहिए, अपने आसपास के जितने भी सेल्स होंगे उन सब से पानी खींचना शुरू कर देगा, इसलिए सक्शन प्रेशर लगता है। बात खत्म, यही टॉपिक खत्म। फिर अगला है हमारा, अब क्या है, पानी ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया हमने, और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, कैसे जड़ों से ऊपर की तरफ होता है, 24 घंटे होता रहना चाहिए, दिन में स्टोमेटा करा देगा, रात के टाइम पे सक्शन प्रेशर करा देगा। सक्शन प्रेशर लगता क्यों है, क्योंकि जब सेल के अंदर पानी की कमी होगी तो सेल के आसपास जो छोटे मोटे सेल्स के बाकी सामान होंगे वो क्या करते हैं, खींचते हैं जबरदस्ती। दूसरे सेल से, छोटे छोटे सेल से क्या करेगा, वो सेल पानी खींचेगा और उसे प्लांट में ऊपर की तरफ पहुंचा देगा। इस वजह से लगता है सक्शन प्रेशर। ठीक है, फिर जो है दूसरी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अब हमारे पास क्या है, ये एक एमडी से पूछे जाने वाला टॉपिक है। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसलोकेशन, एक टर्म। ट्रांसलोकेशन टर्म डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो, डेफिनेशन दे के पूछ लेगा, बताओ ये क्या होता है। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब है सब्सटेंसेस का, कैसे सब्सटेंसेस, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, मतलब पानी में घुल जाने वाले सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, कहाँ से, लीव से दूसरे पार्ट में। मतलब कि जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, अब मुझे क्या करना है, ग्लूकोज मेरा पत्ती में बना, लेकिन मुझे उस ग्लूकोज को रूट तक पहुंचाना है। तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज को कहाँ से, लीफ से रूट तक पहुंचाना, इसे हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। कैसे सब्सटेंसेस पहुंचा रहे हैं हम, सोल्यूबल सब्सटेंसेस को पहुंचा रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। लीव से अदर पार्ट्स, लीव होना चाहिए, अदर पार्ट में वो लीव की जगह कुछ भी रख दे चल जाएगा, फूल पत्ते, फूल रख दे, जड़े रख दे, कुछ भी रख दे, स्टेम रख दे, कुछ भी रखे, लेकिन सबसे पहले लीव होनी चाहिए, क्योंकि लीव में ही तो खाना बनता है। तो जो भी चीज, जो भी खाना होगा वो लीव से ही दूसरे पार्ट्स तक जाएगा। ठीक है, अब ये होता किसमें है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस फ्लोएम के अंदर होता है। फ्लोएम के अंदर, जाइलम के अंदर क्या था, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, पानी को पहुंचाना था। और फ्लोएम के अंदर क्या होगा, फ्लोएम के अंदर खाना पहुंचाना है। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन किसका हो रहा है, हमारा फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। हमारे पास क्या है ना, जो फ्लोएम है, फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइम। हम यहाँ सिर्फ 2 के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम के 2 पार्ट हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, दोनों साथी हैं, दोनों एक साथ रहेंगे। इन दोनों की मदद से खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से कहाँ, पत्ती से दूसरे पार्ट तक। कहाँ से कहाँ, पत्ती से दूसरे पार्ट तक जाएगा। समझे, चलो अब इसमें उसका पूरा कंसेप्ट में क्या, फ्लेम ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, सिंपल सी बात है। हमने ऊपर पढ़ा, पीछे पढ़ा कि जो फ्लेम के 2 पार्ट है, एक तो हमारा सीव ट्यूब है, दूसरा कंपेनियन सेल है। ये दोनों बढ़िया अपना मस्त भाई बहन है, ये दोनों आपस में काम करते हैं। इनका ये हम जो भी करेंगे आपस में करेंगे, हमें दूसरे तीसरे से कोई लेना देना नहीं, एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, कौन, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। ठीक है,
अब क्या है, ये जो तुम्हें यहाँ डायग्राम दिख रहा है, बड़े ध्यान से समझो, बहुत छोटे से डायग्राम में दो ना पूरा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है फ्लेम का वो इसमें समझ आ जाएगा। जो ये व्हाइट कलर का पाइप है ये होता है हमारा जाइलम, इसकी साइड में जो येलो कलर का है ये होता है हमारा फ्लोएम। समझ है? जाइलम का काम है पानी पहुंचाना, फ्लोएम का काम है खाना पहुंचाना। ठीक है। अब क्या होगा, पत्ती ने खाना बना लिया, पत्ती ने खाना बनाया, खाना बनाया मतलब पत्ती ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज कह लो या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, सुक्रोज कह लो। ठीक है, पत्ती ने ये सब बना दिया। अभी क्या है, जाइलम फ्लोएम एक साथ चलते हैं हमेशा। एक पाइप जाइलम को होगा तो वहीं पे दूसरा पाइप फ्लोएम को होगा, दोनों एक साथ जुड़ते हुए चलते हैं, बढ़िया मस्त आराम से चलेंगे। अब क्या है, जैसे इसमें पानी बह रहा है जाइलम के अंदर, तो जाइलम के अंदर पानी जो है ना, अब पानी जाइलम में ज्यादा है, फ्लोएम के अंदर तो पानी बहता ही नहीं, तो फ्लोएम में पानी की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, कम है। अब क्या होगा, जो पानी होगा वो जाइलम से फ्लोएम की तरफ मूव करता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ पानी मूव करता है। और जो फ्लोएम है उसके अंदर पहले से ही खाना बह रहा है, तो वो जो पानी खाना है वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। खाना क्या होगा, पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो वो जो फूड है वो उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, घुल गया। और उसके बाद क्या होगा, वो पानी की मदद से वो खाना जहां जहां पे भी उसकी जरूरत है वहां वहां पे मूव करता चला जाएगा। ये है हमारा फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, सिंपल सी बात खत्म। कैसे भाई, ये तुम्हारा जाइलम है, ये तुम्हारा फ्लोएम है, जाइलम के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जाइलम क्या सोचता है, चल भाई बेचारा फ्लोएम गरीब सा है, उसपे पानी नहीं है, उसे थोड़ा पानी पिला दो, बेचारा प्यासा होगा। तो जाइलम क्या करता है, पानी दे देगा फ्लोएम को थोड़ा सा। फ्लोएम के अंदर पानी वानी तो है नहीं, सिर्फ खाना खाना है। अब जब फ्लोएम को पानी मिल जाता है तो फ्लोएम क्या करता है, उस पानी के अंदर अपने खाने को डिसॉल्व कर लेगा, बढ़िया तरीके से घोल लेगा पूरे खाने को। और जब खाना फ्लोएम के अंदर घुल जाएगा फिर वो क्या करेगा, उस खाने को जहां भी जरूरत है बॉडी में वहां पहुंचा देगा। इस तरह से फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होता है, खत्म कॉन्सेप्ट। ठीक है। प्रेशर कौन सा लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, क्योंकि यहाँ ऑस्मोसिस होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें लगता है। ठीक है, सिंपल सा है। बाकी एनर्जी भी इसके अंदर यूज होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज इनटू फ्लेम टेक्स प्लेस यूजिंग एनर्जी, एनर्जी तो लगेगी भाई, सिंपल सी बात है। और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। समझ आया, तो दो चीजें लगता है, खाने को पहुंचाने में एटीपी यूज होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर यूज होता है, खत्म। इस तरह जाइलम फ्लोएम काम करते हैं। ये इनके बीच का डिफरेंस है, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, एनडीए में कहीं से भी एमसीक्यू उठा लेगा और बोर्ड में तो क्वेश्चन देगा ही देगा, जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन करो। ठीक है, क्योंकि ये 9th क्लास का भी टॉपिक है और 10th में भी पढ़ने को मिल रहा है, तो ये वो देगा। और एक क्वेश्चन जो उठता है वो उठता है कि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। ये तुम्हारा 2 नंबर में जैसे भी जो भी होता होगा, 28 नंबर में से बायो का जो स्कीम होता है उसमें 25 से 28 नंबर में जो भी होगा उसमें जाइलम फ्लोएम फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना है। ये छोटा सा डायग्राम बना दो चाहे साइड में, कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, यहाँ से पानी यहाँ मूव करता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, और फूड इसके अंदर मिक्स हो जाता है फ्लोएम उसमें वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर फूड मिक्स होगा, फिर आराम से खाना ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि वो पानी को सिर्फ नीचे से, रूट से ऊपर की तरफ ले जाएगा। फ्लोएम क्या करता है, खाने को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों डायरेक्शन में ले जाता है। ये इसमें डिफरेंस टेबल में दिया गया है, टेबल एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है। और ये है भैया हमारा शॉर्ट नोट्स, जो हमने एक पेज में पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के तरीके क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है, आर्टरीज क्या है हमारी, ठीक है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, ये सब कुछ इसमें हमने, फिर प्लांट्स के अंदर कैसे जाइलम फ्लोएम काम करते हैं ये पढ़ा, और बाकी हमारी पूरी समरी। दैट्स इट फॉर द डे। यही था हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा एपिसोड 3, जो हमने बहुत धुआंधार धमाकेदार तरीके से खत्म किया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ लेना और जाइलम फ्लोएम किस तरह करते हैं समझ लेना, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है। दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं एपिसोड 4 में। और भाई एपिसोड 4 आ रहा है हमारा ऑन 7th of June 2026। दैट्स इट, थैंक यू।